अस्सलाम वालेकुम। कैफ 8 ऑडिटर इंश्योरेंस, आज इंशाल्लाह हमारा लेक्चर नंबर 49 है। 9 चैप्टर्स हमने एंड कर लिए हुए हैं अल्हम्दुलिल्लाह। आज चैप्टर 10 स्टार्ट होगा। कोई मुश्किल नहीं है, अप्रोच को फॉलो करना है सब्सटेंटिव की और इंशाल्लाह इजीली हो जाएगा। आपको पता है कि हम तकरीबन 4 चैप्टर्स हैं जी, चैप्टर 7, 8, 9, 10, 4 चैप्टर्स उसने सब्सटेंटिव के ऊपर डाले हुए आउट ऑफ 15। तो ये कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट एरिया है। कोई पेपर अभी तक ऐसा नहीं है जिसके अंदर इसमें क्वेश्चन ना आया हो। और उसका इजीली क्वेश्चन 12-15 मार्क्स का आता है और इंतहाई इजी होता है अगर आप थोड़ा सा अकल का इस्तेमाल करते हुए अपने जज्बात को कंट्रोल करते हुए और अजर्शन वाइज अगर आप कर लें तो भाई कोई मसला नहीं है, लेकिन अजर्शन वाइज करना बड़ा ज़रूरी है। ठीक है, थोड़ा सा मैं ज़रा अप्रोच, क्योंकि काफ़ी लेक्चर्स हो गए ना अभी तक अप्रोच डिस्कस नहीं हुई, मैं दोबारा बता देता हूँ ताकि आप जाग जाएं दोबारा। अप्रोच भाई सिंपल अप्रोच है। सिंपल अप्रोच है क्या, आपको क्वेश्चन आएगा, आपने सिनेरियो देखना है पूरा, उसके अंदर आपको कुछ रिस्क नज़र आ रहे होंगे। अगर तो एग्जामिनर बहुत ही ज़्यादा आपके साथ प्यार करता है, मोहब्बत करता है, वो सिंपल आपको पूछ लेगा जी पीपी की एग्जिस्टेंस की एजर्शन किस तरह वेरीफाई होती है, ठीक है, सेल्स की कंप्लीटनेस की किस तरह वेरीफाई होती है, बैंक की जो है एक्यूरेसी वो किस तरह होती है, वो तो सिंपल है, सही है, वो तो इंतहाई बेसिक है, वो आप बना लेंगे। लेकिन अगर वो आपके साथ खेलना चाह रहे हो, जो कि वो खेलता है मोस्ट ऑफ द केसेस में, वो क्या करेगा जी, वो आपको एक सिनेरियो बना के देगा। सिनेरियो के अंदर रिस्क कुछ लिखे होंगे, कुछ आइडियाज़ आपको लेने होंगे वहाँ से खुद, और खुद समझना होगा यार किस एजर्शन की बात कर रहा है, ये कौन सी एजर्शन होती है। वो हमें कब समझ आएगा, जब हमें आइजा 315 के मुताबिक अकाउंट बैलेंसेस और प्रॉफिट एंड लॉस ट्रांजेक्शन क्लासेस ऑफ ट्रांजेक्शन की एजर्शंस का कॉन्सेप्ट पता होगा कि भाई असल में चीज़ें हैं क्या, एग्जिस्टेंस से मुराद क्या है, राइट्स एंड ऑब्लिगेशन का क्या मतलब है, एक्यूरेसी का क्या मतलब है, कट ऑफ क्या है, कंप्लीटनेस क्या है। ठीक है, हमें जब तक ये नहीं पता होगा हम पिक नहीं कर सकते, जब तक हमें कोई उंगली पकड़ के ना बताए कि जी एग्जिस्टेंस को देखो या कंप्लीटनेस को देखो, कट ऑफ को देखो। ठीक है, तो भाई हमें बड़ा ही क्लियर होना पड़ेगा। एग्जामिनर हमसे ये चाहता है कि हम बड़े प्रोफेशनली चीज़ को लेकर चलें। तो इसका हल क्या है, हमें अप्रोच आती हो और उस अप्रोच की बार बार प्रैक्टिस आपने करनी है। इसका मैंने आपको एक बार बताया भी था कि कई बार आपको लगेगा कि एग्जामिनर उस अप्रोच को मतलब ऐसा सच नहीं फॉलो कर रहा, लेकिन आपने उसी के साथ ही रहना है अप्रोच के। आप उसको करते जाएं, इंशाल्लाह जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करेंगे आप बिल्कुल करीब हो जाएंगे एग्जामिनर के, और जो वो लिख रहा है वो आपको पहले पता होगा इसने क्या लिखना है, लेकिन ये प्रैक्टिस के साथ होना है। अप्रोच क्या है, सबसे पहले रिस्क आइडेंटिफाई कर लें। रिस्क आइडेंटिफाई हो गया, अब देखें वो रिस्क किस एजर्शन का रिस्क है, कौन सी एजर्शन को ज़्यादा हिट कर रहा है। ठीक है, जो जो एजर्शंस को कर रहा है बस उनको नोट डाउन कर लें। आपने सिर्फ उन एजर्शंस को छेड़ना है, बाकियों को छेड़ने की ज़रूरत ही नहीं है, अनलेस वो कहे कि भाई पूरे बैंक के ऊपर या ट्रेड पेबल्स हैं उनके ऊपर सारे के सारे को वेरीफाई करो, फिर आपने 6 की 6 एजर्शंस को देखना है। अदर देन दैट सिनेरियो के अंदर जहाँ पे रिस्क है सिर्फ उसको देना है, क्योंकि हम रिस्क बेस्ड अप्रोच को फॉलो करते हैं, हम स्मार्टली काम करते हैं। तो एजर्शंस देख ली आप, एजर्शंस के ऊपर जब हमने प्रोसीजर परफॉर्म करना है तो सबसे पहले हमने क्या ढूंढना है, स्पेसिफिक या स्पेशल प्रोसीजर। अगर कोई स्टैंडर्ड्स के अंदर लिखा हुआ है, जितने आपने पढ़े हैं सिर्फ उसमें से आपने देखना है। अगर किसी जगह पे कोई लिखा हुआ है स्पेसिफिक प्रोसीजर, आपने वो परफॉर्म करना है। जैसे कि रिसीवेबल्स के ऊपर एक्सटर्नल कंफर्मेशन है, पेबल्स के ऊपर अभी पढ़ेंगे एक्सटर्नल कंफर्मेशन है, बैंक बैलेंसेस के ऊपर एक्सटर्नल कंफर्मेशन है। बात आ रही है समझ। आपके लीगल एक्सपेंसेस वगैरह उसमें हम आइजा 580 में पढ़ेंगे, रिटर्न रिप्रेजेंटेशन भी लेते हैं, और फिर उसके बाद आइजा 501 में, वो आपके सिलेबस का पार्ट नहीं है, वैसे मैंने आपको बताया हुआ है कि लीगल एडवाइजर को भी लिटिगेशन एंड क्लेम्स के सिलसिले में हम कंफर्मेशन भिजवाते हैं कि सर जी ज़रा आप भी कंफर्म कर दें कि इन्होंने जो लीगल अपने केसेस बताए हुए हैं इसके अलावा तो कोई केस नहीं है इनके ऊपर, या इन्होंने कहा हुआ कोई केस है ही नहीं, तो ज़रा आप बता रहे हैं, आप इनके लीगल एडवाइज़र हैं। बात आ रही है समझ। इस तरह रिलेटेड पार्टी के ऊपर हम आगे जाके पढ़ेंगे चैप्टर 11 में आइजा 550। ठीक है, वो रिलेटेड पार्टी का है। अगर उसके ऊपर कोई मसला आ गया तो रिलेटेड पार्टी का रिस्क है, तो भाई जाहिर है उसको हमें देखना पड़ेगा, उसमें स्पेसिफिक बताया हुआ। मैनेजमेंट एक्सपर्ट आइजा 500 पैरा 9 वो बताता है आपको भाई मैनेजमेंट एक्सपर्ट अगर हायर किया हो उसकी कॉम्पिटेंस, ऑब्जेक्टिविटी, कैपेबिलिटी को देखना है, उसके काम को आप यूज़ कर सकते हैं या नहीं, उसके रिपोर्ट को यूज़ करना है तो किस तरह करना है। बात आ रही है समझ, याद है पढ़ा हुआ है हमने आइजा 500 में। तो देखें ये स्पेसिफिक प्रोसीजर हैं कुछ, अगर तो ये बताए हुए हैं इस तरह इन्वेंट्री का, स्टॉक टेक का, तो भाई वो आपने फॉलो करना है। अगर कोई स्पेसिफिक प्रोसीजर माइंड में नहीं आ रहा, और ये माइंड में क्यों नहीं आएगा भला, अगर मतलब है आप कहेंगे मौजूद हो, आपको नहीं पता लग रहा, तो भाई इसका सिंपल एक ही मसला है, वो ये है कि आपने प्रैक्टिस नहीं की होगी। अगर आपने लिख के किया होगा ना तो कभी भूल ही नहीं सकते आपके स्टॉक टेक किस तरह करना है। अगर आपने लिख के किया होगा ना, जुबानी नहीं, जुबानी करना इज नॉट रेलिवेंट, वो फारे की चीज़। ठीक है, जब तक आप लिख कर कंफर्मेशन नहीं करेंगे आपको नहीं पता लगेगी। लिख कर की होगी 2-3 सवाल भी उसके आपने कर लिए, वो किधर जाना है भाई, वो तो आपके इधर रूह के अंदर रच बस जाएगी वो चीज़। ठीक है, तो उसको आपने समझना है। अच्छा, अब आपने अगर वो नहीं मिलता, फिर आपने वो 7 प्रोसीजर जो जनरल प्रोसीजर हैं
आइजा 500 ऑडिट एविडेंस ने बताए हुए हैं, आपने उनमें से कोई ना कोई प्रोसीजर रेलेवेंट वाला, सिर्फ और सिर्फ रेलेवेंट वाला दिमाग का इस्तेमाल करते हुए रेलेवेंट असर्शन के ऊपर बस लगाना है। ठीक है, आपको पता होना चाहिए कि अगर मैंने किसी चीज़ कोई फॉर एग्जांपल स्टॉक टेक की अगर बात की जाए, स्टॉक टेक है उसको मैं ऑब्जर्व करना कहता हूँ, वो ऑब्जर्वेशन है कि हमने ऑब्जर्व करना स्टॉक टेक होते हुए। अगर मुझे एक्सटर्नल कंफर्मेशन नहीं मिली तो अब मैंने सब्सिक्वेंट टेस्टिंग करनी है, तो मैंने इंस्पेक्ट करना है सब्सिक्वेंट बैंक स्टेटमेंट को, लेट से कि पैसे आए हैं कि नहीं आए, अगर पेएबल है पैसे गए हैं कि नहीं गए, मैंने सब्सिक्वेंटली उसको इंस्पेक्ट किया, डॉक्यूमेंट्स को इंस्पेक्ट किया जाता है। ठीक है, अगर मैंने किसी कंट्रोल्स को देखना है मैंने उसको ऑब्जर्व करना है जाके, बात आ रही है समझ। मैंने अगर डेप्रिसिएशन के अंदर चली जाए तो मैंने उसको रिकैलकुलेट करना है। ठीक है, क्लियर हो रही है बात। तो भाई वो वाले प्रोसीजर्स हमने इस तरह परफॉर्म करने हैं, वो प्रोसीजर लगाएंगे। अगर एविडेंस मिल गया वेल एंड गुड, अगर नहीं मिलता तो फिर हमने ऑल्टरनेट प्रोसीजर परफॉर्म करना है। अगर ऑल्टरनेट प्रोसीजर से एविडेंस मिल गया वेल एंड गुड, अगर फिर भी नहीं मिलता तो फिर हम जाएंगे मैनेजमेंट के पास के भाईजान ये सिलसिला है, हमें एविडेंस नहीं मिल रहा है, इसको लिमिटेशन है। अगर ये मटेरियल हुई तो ये रिपोर्ट क्वालिफाई हो जाएगी आइजा 705 के अकॉर्डिंग। मैनेजमेंट अगर आपको एविडेंस दे देती है वेल एंड गुड, फिर भी हम कहते हैं चलो आया तो है ना भाई कुछ। अगर मैनेजमेंट अभी भी नहीं देती एविडेंस तो फिर भाई आपको जाके आइजा 705 के मुताबिक फैसला करना पड़ेगा कि मॉडिफिकेशन होनी है या नहीं होनी। बात आई है समझ। तो ये भाई सारा सिलसिला है, अप्रोच हमें समझनी पड़ेगी, अप्रोच की हमें रिटर्न प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। मैं बार बार आपको कह रहा हूँ, ठीक है, आप सामने होते तो शायद मैं आपको और प्यार से समझाता, लेकिन अब इसी तरह है कि प्लीज़ ज़रा ना इस बात को समझें, इस बात को इसकी इम्पोर्टेंस को समझें। आपको लग रहा होगा कि थ्योरेटिकल सब्जेक्ट है, ये लिटरली मैं कसम खाने को तैयार हूँ, थ्योरेटिकल उस तरह का नहीं है जैसा आप सोचते हैं। ये बड़ा ही प्रैक्टिकल प्रोफेशनल सब्जेक्ट है। ये जब तक आप लिख कर प्रैक्टिस नहीं करेंगे ये नहीं होने वाला। ये आज कर लें, ये कल कर लें, अगले अटैम्प्ट में कर लें, उससे अगली में कर लें, उससे अगली में कर लें, जब तक रिटर्न प्रैक्टिस नहीं करेंगे कॉन्सेप्ट्स की बेस पर, रट्टे वाली रिटर्न प्रैक्टिस करी जाए उसका भी कोई फ़ायदा नहीं। उसने थोड़ा कॉन्सेप्ट हिलाना है, फारिग हो जाना है उधर। हमने कॉन्सेप्ट पहले समझना है, फिर उसी कॉन्सेप्ट को ही बार बार प्रैक्टिस करना है। ठीक है, कॉन्सेप्ट की प्रैक्टिस करनी है कि भाई ये अप्रोच पता लगी, चलो लिखो 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 से कंट्रोल्स बनाने की अप्रोच पता लगी। अभी सबसे पहले रिस्क देखना है, उस रिस्क को काउंटर करने के लिए क्या मेरा कंट्रोल ऑब्जेक्टिव हो, उस हर कंट्रोल ऑब्जेक्टिव के अगेंस्ट कौन सा कंट्रोल बनाना है क्लाइंट ने, वो देखना। हर कंट्रोल के को टेस्ट किस तरह से करना है, सिर्फ उस कंट्रोल की हद तक। ये जुबानी कहना बहुत ईजी है, मैं बोली जा रहा हूँ, बहुत आसान है भाई, लिखना बड़ा मुश्किल है। जब तक प्रैक्टिस नहीं करेंगे लिखना नहीं आना ये। ठीक है, तो ये लिखना है आपने, लेकिन अप्रोच यही वाली फॉलो करते हुए। सही है, तो ये बस थोड़ा सा मैंने आपको पंप करना था कि प्लीज़ आप समझ जाएं, बच्चों की गेम नहीं है ये। अच्छा जी, आज बड़ा इजी सा है। आज इंशाल्लाह फिर 2 हेड्स देख लेंगे हम, ट्रेड पेबल्स और अगला क्या है अक्रूवल्स, प्रोविजंस, कंटीजेंसी वगैरह। ट्रेड पेबल भाईजान आ गया। ट्रेड पेबल सर आपका ऑब्वियसली ट्रेड क्रेडिटर्स की बात की जा रही है। आप उधार पे गुड्स या सर्विसेज जब लेते हैं ना, वापस भी तो करने हैं ना, तो भाई आपके बैलेंस शीट के अंदर पेएबल शो हो रहे होंगे। अच्छा, पेएबल में दूसरे पेएबल्स भी हैं जो कि अलग से इसने बताए हुए हैं, अक्रूवल्स वगैरह। ठीक है, अक्रूवल का भी आपको आइडिया होगा ना कि एक्सपेंस हो चुका है लेकिन अभी आपने पेमेंट नहीं की, जैसे सैलरीज अक्रू हो जाती हैं, रेंट अक्रू हो जाता है आपका। ठीक है, इस तरह की चीज़। तो यहाँ पर बात हो रही है कि भाई जो आपने गुड्स और सर्विसेज अगर आप परचेज की हुई हैं तो वो ट्रेड क्रेडिट है, जिसको हम क्रेडिटर्स भी बोलते हैं, जिसको हम ट्रेड पेबल भी बोलते हैं, उसका आपने किस तरह से ऑडिट करना है। तो भाई जिस तरह रिसीवेबल था वही है, बस ऑब्वियसली टर्म्स थोड़ी इसकी चेंज हो जाएंगी। ठीक है जी, तो आ जाए ज़रा। उसने कहा डायरेक्शनल टेस्टिंग जो है ये बड़ी मैटर करती है कि आप क्या करना चाह रहे हैं। डायरेक्शनल टेस्टिंग यही है ना कि भाई मेरी डायरेक्शन क्या होगी, मैं किस चीज़ को देखना चाह रहा हूँ। देखो, कंप्लीटनेस देखनी है तो बिल्कुल अलग तरीका है, जबकि इसी का ऑपोजिट अकरेंस देखनी है तो बिल्कुल अलग तरीका है, या एग्जिस्टेंस देखनी है तो बिल्कुल अलग तरीका है। ऐसे ही है ना, एग्जिस्टेंस देखनी है तो भाई जो लिखा हुआ है उसको ढूंढते हैं कहाँ पे है, लेकिन अगर कंप्लीटनेस देखनी है तो जो नहीं लिखा हुआ उसको ढूंढते हैं। ऐसे ही है, उसको ढूंढ के देखना है यार वो इधर लिखा हुआ है कि नहीं। तो भाई डायरेक्शनल टेस्टिंग बड़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये उसने पहले थोड़ा आपको बताया। कहते हैं विद डायरेक्शनल टेस्टिंग लायबिलिटीज, इनकम एंड इक्विटी आर यूजुअली टेस्टेड फॉर अंडरस्टेटमेंट। यूजुअली, आमतौर पे अंडरस्टेटमेंट के लिए कहते हैं इनको टेस्ट, लेकिन लाजमी नहीं है कि हर जगह पे। देखें, ऑडिट मज़ा ही है कि प्रोफेशनल है,
बहुत प्रैक्टिकल है। आपको ईच केस में, ईच सिनेरियो में जाके सर्कमस्टांसेस में देखना पड़ेगा यार मेरे सर्कमस्टांसेस में कैसे हो रहा है। देखो इधर इसने क्या कर दिया कि आम तौर पे लायबिलिटीज इनकम इक्विटी जो होती है उनको अंडर स्टेटमेंट के लिए देखा जाता है। अंडर स्टेटमेंट से मुराद क्या है यार कम लिखी होंगी, ये इनकम कम लिखते हैं ताकि टैक्स ना लग जाए आमतौर पर पाकिस्तान में रहते हुए। लायबिलिटीज कम लिखते हैं, ठीक है, ताकि बैंक्स को भी खुश रखना है ना, अपने ओनर्स को भी खुश रखना है, बहुत ज़्यादा कर्जे नहीं लिए हुए हमने, ठीक है। इक्विटी वगैरह भी वो कहता है कम हो सकती है, इक्विटी भी क्योंकि कम होगी फिर तो FPR वालों को हम कहेंगे ना यार देखो पिछले सालों में भी कुछ नहीं कमाया था, क्योंकि इक्विटी में आपको पता है शेयर कैपिटल रिटेन्ड अर्निंग्स आते हैं, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट भी जिसको बोला जाता है। देखो पिछले साल भी कुछ नहीं कमाया, इस बार भी इनकम देख लो कम है हमारी, ठीक है। वो कहता है आम तौर पे इनको अंडरस्टेट किया जाता है आम तौर पे, ठीक है। लेकिन हो सकता है कि पेपर के अंदर क्वेश्चन आ जाए तो ओवरस्टेट किया, अब आप पक्का ज़हन रट्टा मार के बैठे हुए ये तो होता ही अंडरस्टेट, नहीं आम तौर पे मैंने आपको रीज़न भी बता दिया ये होती है। लेकिन अगर यही फॉर एग्जाम्पल आपने बैंक से कर्जे लेने हैं तो बैंक तो कहेगा भाई ज़रा इनकम कितनी है आपकी, आपको इनकम बहुत ज़्यादा बढ़ा के दिखानी पड़ेगी। बात आ रही है समझ। आपको लायबिलिटीज़ बेशक आप उधर भी अंडरस्टेट कर सकते हैं, उधर रिस्क है अंडरस्टेटमेंट का, लेकिन इनकम का वहाँ पर ओवरस्टेटमेंट का रिस्क है, इक्विटी का वहाँ पर ओवरस्टेटमेंट का रिस्क है। बात आ रही है समझ। लायबिलिटी ऑब्वियसली आप उनको कम दिखाएंगे, वहाँ पे अंडरस्टेटमेंट का रिस्क है। तो भाई आपने रिस्क पहले समझना है क्या है, ठीक है, फिर उसकी असर्शन देखनी। अब अंडरस्टेटमेंट से मुराद क्या है, कौन सी असर्शन हिट होती है अंडरस्टेटमेंट से, बताएं जल्दी जल्दी। अंडरस्टेटमेंट से मुराद क्या है कि भाई कम लिखा हुआ है, कंप्लीटनेस, ऐसे ही है। अंडरस्टेटमेंट से मुराद ये ना कि भाई 500 आना चाहिए था 400 लिखा हुआ है, इसका मतलब कि 500 नहीं लिखा, कंप्लीट नहीं लिखा, कंप्लीटनेस की असर्शन है, वो हिट हो रही है, उसका रिस्क है यहाँ पे, तो कंप्लीटनेस को वेरीफाई करेंगे। इसी तरह ओवर स्टेटमेंट हो, जैसे कि आमतौर पे एसेट्स को ओवर स्टेट किया जाता है, टैक्स चोरी करना हो तो एक्सपेंसेस को ओवर स्टेट किया जाता है ताकि प्रॉफिट ही कम हो टैक्स भी कम हो। ओवर स्टेट से क्या मुराद है, ओवर स्टेट से मुराद है कि भाई अकरेंस का मसला है। अगर P&L में जाएंगे एक्सपेंसेस को कहेंगे तो अकरेंस का मसला है, बैलेंस शीट वाली टर्म एसेट को बोलेंगे तो बैलेंस शीट में आपको पता है अकरेंस नहीं होती, क्या होती है एग्जिस्टेंस का रिस्क है, ठीक है। ओवर स्टेट किया यार पता नहीं है 500 लिखा हुआ है, 500 है भी या नहीं, कहीं ज़्यादा तो नहीं लिख दिए। एक्सपेंसेस में आप गए अकरेंस का मसला है यार, इसने 500 एक्सपेंसेस लिख दिया, पता नहीं अकर भी हुआ है कि नहीं, इनकर भी हुआ है कि नहीं असल में, ठीक है। तो ये डायरेक्शनल टेस्टिंग आपने देखनी है, ठीक है जी। देन वो कहते हैं बिकॉज ऑडिटिंग लायबिलिटीज इन्वॉल्व टेस्टिंग फॉर कंप्लीटनेस, आमतौर पर इसको कंप्लीटनेस का टेस्ट किया जाता है। तो इसको ना में आप लिख लें ओमिटेड लायबिलिटी टेस्टिंग भी बोला जाता है इसको ना। कंप्लीटनेस को देखना, कंप्लीटनेस का मतलब यही है ना कि सारी की सारी लायबिलिटीज़ आ चुकी हों यहाँ पे, तो मतलब है कि भाई हम ये ढूंढना चाह रहे हैं कोई ओमिटेड लायबिलिटी तो नहीं है, कोई ऐसी लायबिलिटी तो नहीं है जो नहीं मेंशन की हुई, ठीक है। तो हम ओमिटेड लायबिलिटी टेस्टिंग भी करते हैं। अच्छा उसने कहा ऑडिटिंग लायबिलिटीज ऑफन मोर डिफिकल्ट देन ऑडिटिंग एसेट्स, एसेट्स से ज़्यादा मुश्किल है लायबिलिटीज़ को करना, क्योंकि आमतौर पर वही बात है यार, ये देखे कितना मज़ेदार वो पढ़ा रहा है आपको, ठीक है। मैं नहीं पढ़ा रहा मज़ेदार, बुक आपको पढ़ा रही है। बुक ने माशाल्लाह क्या वर्डिंग यूज़ की है, कितने तरीके से आपको एक बहाव में लेकर चल रहा है वो। उसने पहले आपको बताया लॉजिकली कि भाईजान लायबिलिटीज़ इनकम इक्विटी आमतौर पे क्यों अंडरस्टेट होते हैं, वो रीज़न पता लगी। अब वो आपको कह रहा है कि यार जो आपका है लायबिलिटीज़ को टेस्ट करना ज़्यादा मुश्किल है, क्योंकि कंप्लीटनेस की असर्शन जो होती है ना वो ज़्यादा मुश्किल होती है। कंप्लीटनेस का मसला क्या होता है कि इसको ढूंढना कि यार पता नहीं कहाँ कहाँ पे कोई लायबिलिटी होगी, वो सारी की सारी आ गई हैं, बड़ा मुश्किल है ना। एक चीज़ एग्जिस्टेंस या ओवर स्टेटमेंट को देखना कदरे ईजी है एज कंपेरिजन टू, देखो एग्जिस्टेंस तो सिंपल है ना, अगर डिफ़िकल्टी की बात की जाए सिंपल तो कई बार खैर वो भी नहीं होती, लेकिन अगर दोनों की कंपैरिजन किया जाए तो एग्जिस्टेंस से मुराद क्या है कि यार इधर लिखा हुआ है 500, ये 500 वाला दिखाओ, इसका वाउचर किधर है, इसकी सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स किधर हैं, या अगर ये एसेट है तो चलो मुझे इंस्पेक्ट कराओ कहाँ पे पड़ा हुआ है, ये है। लेकिन अब पता नहीं कहाँ कहाँ पे चीज़ें पड़ी ही नहीं हुई, चीज़ें कहीं और रखी हुई हैं, तो कंप्लीटनेस करना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। ये इंश्योर करना कि हर लायबिलिटी, ठीक है, वो तमाम की तमाम रिकॉर्डेड हैं या नहीं है, ये बड़ा ही मुश्किल एक चीज़ है। इसलिए उसने कहा कि ये थोड़ा ज़्यादा आपका डिफ़िकल्ट है। द ऑडिटर इज, देखो द ऑडिटर इज लुकिंग फॉर समथिंग दैट इज नॉट रिकॉर्डेड, हम ऐसा कोई ढूंढ रहे हैं जो रिकॉर्ड ही नहीं है, जो सिस्टम में पढ़ा ही नहीं हुआ कहीं पे, हम कुछ ऐसी चीज़ ढूंढ रहे हैं, ठीक है। तो ये ऑब्वियसली मुश्किल है। रादर देन वेरीफाइंग समथिंग दैट हैज़ बीन रिकॉर्डेड, एग्जिस्टेंस में ऑलरेडी रिकॉर्डेड चीज़ को वेरीफाई कर रहे होते हैं, ये ईजी है। लेकिन आपने वो हातिम ड्रामा देखा होगा शायद, हमारे तो बचपन का था, तो बड़ा मतलब उसमें बड़ा एंजॉय करते थे। वैसे मैंने ना रिसेंट तो नहीं 5-6 साल पहले दोबारा भी देखा वो सारा, तो वो बड़ा अच्छा ड्रामा होता था। उसमें क्या होता था 7 क्वेश्चन थे, आई बिलीव 7 क्वेश्चन थे। उसमें मतलब वो होता था एक सवाल आता था, फिर उसने उसको ढूंढना और बड़ा कोई आगे आगे पहुंच जाना। अच्छा अब उसमें एक बार यह आया था उसने सवाल भी ढूंढना था,
पहले होता रहा कि क्वेश्चन आ गया है, ठीक है, इशू आ गया है, उस इशू के ऊपर बात करनी है, इशू के ऊपर उसको रिजॉल्व करना है, समझ लिया, ठीक है। एक बार आया वो कहते हैं कि भाई पहले क्वेश्चन ढूंढो फिर जाके आगे इसका जवाब, तो भाई ये कितना मुश्किल है। ऑब्वियसली मतलब एक चीज़ पड़ी हुई है उसको वेरीफाई करना इजी है, एक चीज़ पहले तो लेकर आनी है कहीं से, उसको फिर वेरीफाई करना वो कितना ज़्यादा टफ होगा। तो भाई यहाँ पे ये चीज़ है लाइबिलिटीज़ के अंदर कंप्लीटनेस की जब हम एजर्शन देख रहे हैं, लाइबिलिटी की एग्जिस्टेंस जब देखेंगे वो उसी तरह इजी होगी ऑब्वियसली, लेकिन लाइबिलिटी की कंप्लीटनेस की एजर्शन जो है वो ज़्यादा मुश्किल है, क्योंकि हमने अब क्या पूरी दुनिया में ढूंढने लग जाएंगे भाई कौन कौन सी लाइबिलिटी है इनकी जो नहीं रिकॉर्डेड, बात आई समय। तो ये इसलिए वो आपको थोड़ा बता रहा है। प्रिंसिपल रिस्क ऑफ मिसस्टेटमेंट, वो कहते हैं आमतौर पे क्या रिस्क होते हैं, वो कहते हैं ये रिस्क हैं। सबसे पहला, नॉट ऑल लाइबिलिटीज ऑफ द रिपोर्टिंग एंटिटी बीइंग इंक्लूडेड, यही कंप्लीटनेस का मसला है कि भाई तमाम की तमाम लाइबिलिटीज नहीं इंक्लूड की गई, वो कहता है ये सबसे बड़ा रिस्क है लाइबिलिटी के अंदर। दूसरे नंबर पे नॉन एग्जिस्टेंट लाइबिलिटी बीइंग इंक्लूडेड इन द फाइनेंस, दूसरा यदि वो आपके एग्जिस्टेंस का मसला है कि यार ऐसी ऐसी भी रिकॉर्ड कर दी है जो है ही नहीं, जो एग्जिस्ट नहीं करती। देखो अजर्शन तो 6 की 6 ही लगेगी ना इसके ऊपर भी, लेकिन हमने देखना कि ज़्यादा रिस्क किसमें है, सबसे ज़्यादा रिस्क किसमें है, कंप्लीटनेस की एजर्शन में सबसे ज़्यादा रिस्क है, ठीक है, क्योंकि लाइबिलिटी छुपाते हैं हम, आ रही है बात समझ। दूसरे नंबर पे रिस्क है एग्जिस्टेंस का, कि भाई लिखी तो हुई है पता नहीं पीछे है भी या नहीं, लेकिन क्योंकि लाइबिलिटी एक नेगेटिव सी चीज़ है तो बिला वजह कोई उसको ओवरस्टेट नहीं करना पसंद करता, लेकिन हो सकता है की हो, तो वो कहता है कि एग्जिस्टेंस और राइट्स एंड ऑब्लिगेशन अगर की भी हुई है, क्या कंपनी के नाम की है, तो ये भी रिस्क तो है, ठीक है। थर्ड क्या है, लाइबिलिटीज नॉट बीइंग प्रेजेंटेड, वो सही तरह प्रेजेंट नहीं की जा रही, मतलब है कि प्रेजेंटेशन एंड डिस्क्लोजर का क्लासिफिकेशन का रिस्क, उसने तकरीबन सारी डाल डुल दी है, ठीक है। तो रिस्क तो है, लेकिन ऑब्वियसली प्रायोरिटी वाइज है ना कि सबसे ज़्यादा किसका है। जनरल अप्रोच भाई क्या है इसकी क्योंकि वो कहता है मटेरियल होते हैं ये आमतौर पे ट्रेड पेबल, देखो जैसे ट्रेड रिसीवेबल मटेरियल है, बिजनेस के अंदर उधार के बगैर काम नहीं चल सकता, आप जितना मर्जी कह रहे हो उधार एक जंग है इसलिए बंद है, ठीक है, तो पता नहीं क्या क्या और लिखा होता है वो बातें करने के हद तक, ठीक है, लेकिन उधार के बगैर बिजनेस नहीं चलता, आपको उधार पे चीज़ें देनी भी पड़ती हैं, आपको उधार पे लेनी भी पड़ती हैं, दिस इज वर्किंग कैपिटल। वर्किंग कैपिटल साइकिल यही है ना कि आप आगे से पैसे आ रहे हैं, पीछे आपने देने हैं, इसी तरह एक सिलसिला चल रहा होता है, ठीक है। तो क्रेडिट लाजमी तो है, ठीक है, तो लाजमी है, तो इसका मतलब मटेरियल भी होगा, बड़ी अमाउंट्स इसमें हो सकती हैं, रिसीवेबल में भी पेएबल में भी। तो भाई इसका क्या तरीकाकार है, सिंपल तरीकाकार वही है जिस तरह पहले रिसीवेबल्स का था कि भाईजान एक पकड़ो, लिस्ट पकड़ो, ठीक है, उसके अंदर सारे देखो बैलेंसेस हर पार्टी के, उन बैलेंसेस को टैली कर लो फाइनेंशियल स्टेटमेंट के साथ पहले, तो ये मसला हो जाए ना हल। लेट्स से SOFP के अंदर वही जिस तरह पहले करते हैं, कोई नई चीज़ नहीं है ये, बस मैं थोड़ा सा समझ ले वो रिवाइज हो रहा है। SOFP के अंदर फॉर एग्जांपल ये ट्रेड पेबल्स आ रहे हैं लेट्स से 1 लाख के, ठीक है, थाउजेंड्स में। अच्छा, अब आपने इसकी लिस्टिंग मांग ली, लिस्टिंग क्या है, लिस्टिंग के अंदर आपका आ रहा होगी किस किस बंदे के पैसे आपने देने हैं, वो लेजेस में से उठी होगी, उसके लेजेस होंगे, XYZ को है, ABC लिमिटेड है, उसने उसको देने हैं, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल फरहान ट्रेडर्स है, ठीक है, अजमल कसाब है कसाब को तो चलो खैर छोड़े, कसाई है, ठीक है। तो इस तरह करके मतलब ये डिफरेंट चीज़ें हैं, ये आपके टोटल बन जाएगा। अब ये टोटल टैली होना चाहिए उसके साथ, पहले नंबर पे तो ये, लेकिन क्या ये टैली होगा बात खत्म है, नहीं भाई ये तो इंटरनल रिकॉर्ड है सारा उनका। अब इसमें से फिर आप सैंपल ढूंढोगे, ठीक है, जो आप करना चाह रहे हो, और फिर आप क्या करोगे, उनको कन्फर्मेशन वगैरह आप भिजवा सकते हैं। इसमें थोड़ी और भी अप्रोच बताई है, वो देख लेते हैं। उसने सैंपल देखें, उनको कन्फर्मेशन भेजें। सैंपल देखते हुए आपने उसने कहा इट इज़ नॉट इम्पोर्टेंट टू सेलेक्ट लार्ज सैंपल लार्ज बैलेंस, कहता है ये ज़्यादा अहम नहीं है कि आपने लार्ज बैलेंसेस को देखना है। देखें डायरेक्शनल टेस्टिंग कर रहे हैं ना, मतलब हमने अपनी डायरेक्शन को देखना है, हमारा मसला है कंप्लीटनेस का ज़्यादा। बेशक एग्जिस्टेंस का, राइट्स एंड ऑब्लिगेशन का, दूसरे भी मसले मौजूद हैं, लेकिन सबसे बड़ा रिस्क क्या है, कंप्लीटनेस। तो हमारा ज़्यादातर प्रोसीजर्स कंप्लीटनेस पे फोकस कर रहे होने चाहिए। अब अगर हम बड़े बड़े बैलेंसेस देख भी लेंगे, ये वेरीफाई भी हो गए, तो क्या कंप्लीटनेस वेरीफाई होगी? नहीं भाई, कंप्लीटनेस तो बिल्कुल और चीज़ है। तो हमें फिर ये देखना चाहिए यार किसी के कम बैलेंस, अगर कोई नील बैलेंस वाला हमें मिलता है उसको लाजमी भिजवाएं, ठीक है। इसी तरह अगर हमें ट्रेड पेबल एक क्रेडिट बाय डिफॉल्ट एक क्रेडिट बैलेंस है, इसके अंदर कोई डेबिट बैलेंस वाला मिल जाता है, तो भाई उसको लाजमी भेजें कंफर्मेशन। हो सकता है कि वो उसको मतलब कि ज़्यादा ही कम करते करते अंडरस्टेट करते करते बिल्कुल ही फारिग कर दिया, उसको डेबिट की तरफ ही ले गए, तो उसकी कंप्लीट वो भिजवाएं कि क्या वो बैलेंस सही है, पूरा है, कंप्लीटनेस है उसकी,
ठीक है, बात आ रही है समझ। इसी तरह फिर कंफर्मेशन तो होगी, कंफर्मेशन का रिप्लाई आए नहीं आए वो हमने वही सारा कुछ करना है। सब्सिक्वेंटली जब हम इसको टेस्ट करेंगे तो रिसीवेबल्स में हम क्या कर रहे होते हैं, हम रिसीट्स को देख रहे होते हैं कि यार 30 जून के बाद पैसे आए कौन कौन से हैं, जो पैसे आए हैं उसको फिर पीछे रिलेट करवाते हैं, यार ये कौन से पैसे हैं, क्या रिसीवेबल के पैसे थे किसी के, तो उधर से वेरीफाई हो रहा होता है। ठीक है, यहाँ पे अब क्या हो रहा होगा, यहाँ पे हम करेंगे सब्सिक्वेंटली देखेंगे, लेकिन देखो रिसीवेबल में हम क्या करते हैं, एग्जिस्टेंस को देखते हुए, क्योंकि उधर ओवर स्टेटमेंट का रिस्क था, बात बड़े ही गौर से समझनी है, तहम्मुल के साथ, ठीक है, तसल्ली के साथ समझनी। रिसीवेबल के अंदर मसला क्या, ज्यादा रिस्क क्या था, ओवर स्टेटमेंट का, ज्यादा ना लिखे हो। हम क्या करते रहे, यार ये 30 जून के ऊपर 18 लाख रुपया बैलेंस था, इसको दिखा दो बाद में कब रिसीव हुआ है। बहुत बड़े गौर से समझनी है। डायरेक्शनल टेस्टिंग ये है असल में, जो अभी मैं आपको बताने लगा हूं। रिसीवेबल का 18 लाख का बैलेंस पड़ा हुआ है XYZ पार्टी का 30 जून के ऊपर, आपने एक्सटर्नल कंफर्मेशन भेजी, नहीं आया रिप्लाई, ठीक है। अब आपने कहा सब्सिक्वेंट टेस्टिंग करूं, आपने क्या किया, इसी 18 लाख को ढूंढा है बाद में कि इकट्ठा आया हो या टुकड़ों में आया हो किसी तरह बैंक स्टेटमेंट में, अगर मिल गया तो क्या वेरीफाई हुआ, कंप्लीटनेस वेरीफाई हुई है, क्या वेरीफाई हुआ है इस बेस पे, एग्जिस्टेंस वेरीफाई हुई है कि यार वो जो 18 लाख लिखा हुआ था 30 जून को वो सही था। ऐसे ही है। अब इधर आ जाए, इसमें अब दो चीजें हम देख रहे हैं, अगर एग्जिस्टेंस देखनी है तो इसी तरह देख लेंगे। फॉर एग्जाम्पल 18 लाख पार्टी का था, पेएबल था, पेएबल था, हमने बार में कहा यार ये जो 18 लाख बार में पे कब हुआ है, अभी तक हो चुका है पे, 90 दिन हो गए मुझे यहाँ पे, 80 दिन हो गए हैं, पे हो चुका है, अब तक उसने दिखा रही है सर ये पे हो गए। क्या वेरीफाई हुआ, एग्जिस्टेंस वेरी हुई है, कंप्लीटनेस वेरीफाई हुई है। एग्जिस्टेंस हुई है ना, वो पड़ा था, वाकई सही पड़ा हुआ था, वो पे करना था, इन्होंने कर भी दिया। मसला है कंप्लीटनेस का। कंप्लीटनेस कहाँ से देखें, तो भाईजान अब डायरेक्शन चेंज हो जाएगी। बैंक स्टेटमेंट उठाएंगे अगले 90 दिन की, उधर से पीछे को आएंगे, उन्हें कहेंगे अच्छा ये डेबिट में, पता है ना बैंक स्टेटमेंट जो डेबिट हो रहे होते हैं वो पेमेंट्स होती हैं कि बैंक से निकले। हमने कहा यार 12 लाख रुपया कहीं पे हुआ है, ये कौन सी अमाउंट है, वो लेकर आया पीछे, उसने कहा सर ये हो सकता है कि लायबिलिटी हो सकता है कि 30 जून के बाद वाली भी हो, ये भी पॉसिबल है, लेकिन हमने क्योंकि ढूंढना 30 जून वाली, ठीक है। अच्छा उसने फॉर एग्जांपल, चलो पहले एग्जांपल ये ले लेते, 12 लाख कौन सा, उसने कहा सर ये 15 अगस्त को कोई चीज़ मंगवाई थी उसके पैसे हैं, चलो ये तो रेलेवेंट ही नहीं है हमारे, हम क्या करें 30 जून तक, और हमने कहा चलो बेस्ट हो गया, गुड है। अगली पेमेंट आई जी 9 लाख रुपए की, हमने कहा यार ये कौन सी है, वो मैं ले गया, कहता है सर ये जो 30 जून के ऊपर ये पार्टी का बैलेंस लिखा हुआ है ना, ये वो वाले पैसे हैं। तो हम आए, हमने कहा वाकई यार जो बार में पेमेंट हुई है ये इसी पार्टी से रिलेट कर रही है। देखो पहले क्या बात हो रही थी, पहले हो रही थी कि इस पार्टी की पेमेंट कब हुई है, अब हो रहा है कि ये जो पेमेंट हुई है ये किस पार्टी की हुई है। गल ये समझा कोई नहीं, डायरेक्शनल टेस्टिंग है। देखो डायरेक्शन बिल्कुल चेंज है। पहले में हम वही फ्लोर टू शीट, शीट टू फ्लोर वाली बात चल रही है। पहले हमने क्या कहा यार ये जो 18 लाख रुपया पे एबल है ये कब पे हुआ है, उसने वही वाली पार्टी का बस दिखा दिया। दूसरे नंबर पे हम क्या कर रहे हैं, हम कहते हैं हमें नहीं पता पार्टी कौन सी, हमने कोई पेमेंट रैंडम उठाई, हमने कहा ये किस पार्टी की है ये वाली बताओ, उसने बता दिया। तीसरी एग्जांपल हमने कहा जो 7 लाख रुपया है ये किसकी पेमेंट है, तो उसने कहा सर ये कोई पेबल था, हमने कहा कौन सा है, 30 जून पे पहुंचा कोई मिल ही नहीं रहा, कोई पेबल नहीं मिल रहा। उसने फॉर एग्जाम्पल हमें कह दिया सर ये वो वाला है, हमने कहा ये तो ये मेरे पास कंफर्मेशन आई हुई है इसकी, ठीक है। या आप ये कह लें कि सब्सिक्वेंटली ये तो किसी और डेट के ऊपर हुआ है, ये तो फलां ऊपर एक बैलेंस आया था, आपने उस वक्त भी कहा था ये उसके पैसे हैं, तो ये 7 लाख किस पार्टी के पैसे हैं, नहीं मिला कोई भी। क्या हुआ फिर, अंडर स्टेट थी आपकी लाइबिलिटीज़, आपने पेमेंट्स बाद में और की हुई हैं, रिलेट कर रही हैं वो 30 जून वाले पीरियड के साथ, लेकिन आपने उसकी लाइबिलिटी नहीं रिकॉर्ड की हुई। बात आ रही है समझ। कंप्लीटनेस असर्शन आपकी यहाँ से देख रहे हो, आपका एक में स्टेटमेंट निकल आई, आपने उसको नोट कर लिया, आपने कहा भाई जान मुझे ढूंढ के बताओ ये किस पार्टी को पेमेंट किया, मुझे वेरीफाई करवाओ, नहीं वेरीफाई हुआ, लिख लिया उसको। आई बात समझ। डायरेक्शनल टेस्टिंग बेसिकली मैं आपको बता रहा हूँ कि दोनों की डायरेक्शन ही बिल्कुल डिफरेंट है। एग्जिस्टेंस देखनी हो तो लिखी हुई चीज़ को ढूंढ रहे होते हैं बाद में, यार ये वाली सिर्फ मिलवा दो मुझे। कंप्लीटनेस देखनी होती है तो भाई आपने बैंक से इधर को आगे वापस कि यार बैंक स्टेटमेंट में ये था, चलो मुझे बताओ ये किसकी पेमेंट है, ये किसकी रिसीट है, आ रही है बात समझ। तो ये इस तरह बेसिकली हम ओमिटेड लायबिलिटी टेस्टिंग या कंप्लीटनेस टेस्टिंग जो है ना वो इस तरह कर रहे होते हैं मोस्टली, कि बैंक सब्सिक्वेंट बैंक स्टेटमेंट उठाते हैं, उसमें जो पेमेंट्स हुई हैं उनको ट्रेस करवाते हैं, यार कौन सी पार्टी की पेमेंट है बताओ ज़रा, लेजर के अंदर पड़ी हुई थी, ये पड़ी हुई है तो वेल एंड गुड, कंप्लीटनेस वेरीफाई होगी। जाके सैम्पल बेस पे देख सकते हैं ना, 100% तो नहीं हमने देखना। लेकिन अगर हम कोई दूसरी तीसरी उठाते हैं, वो उसकी पार्टी पीछे कोई नहीं मिल रही, कोई बैलेंस ही नहीं मिल रहा 30 जून के ऊपर,
मसला है कि भाईजान आपने सारे नहीं रिकॉर्ड किए हुए, फिर वही होगी एक्स्ट्रापोलेशन करेंगे, यार अच्छा हमने इतना सैंपल उठाया था उसमें से इतनी पार्टियां नहीं मिली, इसका मतलब है कि 100% में से इतनी पार्टियों का बैलेंस आउट है, ठीक है, वो अंडरस्टेट है, सही है। अच्छा जी, तो उसने कहा जी लाजमी नहीं है कि हमने लार्ज बैलेंसेस देखने, क्योंकि हमारा मकसद कंप्लीटनेस है ज़्यादातर यहाँ पे, ठीक है। तो उस एंगल से देखें, फॉर द सेम रीजन इट इज़ इंपॉर्टेंट टू सेलेक्ट अ नंबर ऑफ अकाउंट शोइंग नील बैलेंस एंड डेबिटेड बैलेंसेस। ये भी हमने बात की है कि अगर नील बैलेंस किसी में आ रहा है तो उसको ढूंढे, यार हो सकता है कि उसका असल में कोई हो बैलेंस लेकिन इन्होंने जीरो किया हुआ है, या डेबिट बैलेंस है भाई बाई डिफॉल्ट क्रेडिट होता है ये ट्रेड पेबल, लेकिन अगर डेबिट बैलेंस है तो हो सकता है कि कोई चीज़ इन्होंने छुपाई हुई है जो एंट्री नहीं हुई, जिसकी वजह से इसका बैलेंस डेबिट पहुंच गया, ठीक है जी। फिर वो कहते हैं मेजर सप्लायर्स जो हैं, इनके बड़े बड़े सप्लायर्स हैं उनको आइडेंटिफाई करें, उनसे आप जो है देखें, उनको भिजवाएं। उसने कहा अब आपको कैसे पता लगेगा बड़े बड़े सप्लायर हैं, एक तो अमाउंट से पता चल जाएगा, दूसरे नंबर पे जब आप स्टॉक टेक करने गए होंगे तो वहाँ पे भी आपको पता लगा होगा यार ये जो चीज़ें कहाँ से परचेज़ की गई हैं, किस पार्टी का नेम ऊपर होता है ना, कंपनी का नेम भी लिखा होता है स्टॉक के ऊपर, उधर से भी आइडिया हो सकता है, उनको टेस्ट करें, कन्फर्मेशन वगैरह भिजवाएँ, ठीक है। एज विद ट्रेड रिसीवेबल फॉर एन IT बेस्ड सिस्टम ऑडिट सॉफ्टवेयर कैन बी यूज टू असिस्ट इन सैम, जाहिर है जैसे पेबल में था और रिसीवेबल में था उसी तरह इधर भी। अगर भाई कोई फ़र्क आ गया है, ठीक है, आप में और सप्लायर स्टेटमेंट में, सप्लायर स्टेटमेंट से मुराद है जो सप्लायर ने आपको बैलेंस भेजना है, वो कंफर्मेशन की सूरत में भी भेज सकता है। कई बार आप सप्लायर का लेजर भी मंगवा लेते हैं कि उसका भी लेजर मंगवाओ, उससे भी हम वेरीफाई करें, तो उसके ऊपर रिकनसाइल करें, ठीक है। जबकि कंप्लीटनेस के ऊपर देखो, अभी हमने जो मोस्टली पढ़े हैं वो उसमें मिक्स था, कंप्लीटनेस भी थी, एग्जिस्टेंस भी थी। जो रिसीवेबल है ना, सॉरी जो कंफर्मेशन है वो मोस्टली एग्जिस्टेंस, राइट्स एंड ऑब्लिगेशन को बता रही होती, कंप्लीटनेस नहीं बता रही, क्योंकि हम क्या पूरी दुनिया को भेजें कि भाई आप लोग बताओ किस किसने इनके पैसे देने, तो नहीं ना हो सकता। कंप्लीटनेस वगैरह हमें आमतौर पे ये जो बताने लगा है इस तरीके से करनी पड़ती है। उसने कहा लिस्ट और रिव्यू द लिस्ट ऑफ अकाउंट बैलेंसेस फॉर एनी सप्लायर हु आर नॉट इन द लिस्ट ऑफ ट्रेड पेबल्स बट हु वुड बी एक्सपेक्टेड टू बी इन द लिस्टिंग, दीज वुड इंक्लूड रेगुलर सप्लायर और फ्रीक्वेंटली परचेज आइटम। हाँ, वो कहता है आप देखें भाई आमतौर पर जो सप्लायर होते हैं इनके, क्या वो सारे के सारे सप्लायर इसके अंदर मौजूद हैं, उनका कोई ना कोई पेबल है, हो सकता है कि किसी का ना भी हो, आप कैश पे काम करते हो या आपने सारे पैसे पे कर दिए हो, लेकिन स्टिल एज अ स्केप्टिकल अप्रोच आप देखें कि जिन जिन सप्लायर से ये मंगवाते हैं चीज़ें, उनकी एक लिस्ट पकड़ें, देखें क्या वो सारे के सारे का बैलेंस कोई ना कोई पेबल का आ रहा है। अगर किसी का नहीं आ रहा उनको पूछें, उनसे बात करें, उनको भिजवाएं, ठीक है, कंफर्मेशन वगैरह भी। फिर वो कहते हैं ट्रेड पेबल के बैलेंसेस को कंपेयर करें आप अपने पिछले साल के ऑडिट के साथ, इसके साथ भी लास्ट ईयर वाले ऑडिट के साथ भी करें। एक तो ये हो जाएगा ओपनिंग बैलेंसेस कंफर्म हो जाएंगे, जो लास्ट ईयर का क्लोजिंग है वो इस साल का ओपनिंग है ना वो कंफर्म है, और ये भी पता चल जाएगा कि यार लास्ट ईयर किस किस पार्टी के कितने कितने बैलेंसेस है, इस बार कितने बैलेंसेस है। अगर बहुत ज़्यादा फर्क है, ठीक है, मिसाल तौर पर किसी पार्टी का पिछले साल 15 लाख रुपये आपने देना था, इस बार आपको 1 लाख रुपया देना, तो टेस्ट तो करो ना यार, हो सकता है कि कम लिखा हो, ठीक है, उसको देखा जा सकता है। इसके अलावा कहता है एनालिटिकल प्रोसीजर आप परफॉर्म करें, रेशो एनालिसिस वगैरह करें, परचेज के साथ थोड़ा पेबल्स को कंपेयर करके देखें, ठीक है, सर्विसेज अगर ली हुई हैं उसके साथ कंपेयर करके देखें, और परफॉर्म टेस्ट ऑफ अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी, ये आगे लिख लें इसकी ब्रैकेट में, अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी यही ओमिटेड लायबिलिटी टेस्टिंग जिसको कहते हैं, जो हमने कहा कि सब्सिक्वेंट बैंक स्टेटमेंट से बैलेंसेस ढूंढना, सही है, मतलब ट्रेस करवाना, ये आप लिख लो इसको। सब्सिक्वेंट से मुराद है कि 30 जून वाले के बाद की जो बैंक स्टेटमेंट है उसमें से पेमेंट्स को देखना और उन पेमेंट्स की बेस पर ढूंढना एक पेमेंट किस बैलेंस से रिलेट करती है, ठीक है। हो सकता है कोई ऐसा ही पेमेंट निकला है जो किसी बैलेंस से रिलेट नहीं कर रही, इसका मतलब है कि आपकी वो अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी आपको पता चल सकती है। और लास्ट में परचेज के कट ऑफ परफॉर्म करें, जिस तरह हम सीओएल में या सेल्स में कट ऑफ परफॉर्म करते हैं, और कट ऑफ हम 30 जून पे जब स्टॉक टेक करने जाते हैं फाइनेंशियल ईयर एंड के ऊपर, उसी वक्त कर लेते होते हैं कि भाई लास्ट 5 परचेजेस, लास्ट 5 सेल्स, उसके ऊपर वो लाइनें मारते हैं, कट ऑफ लिखाते हैं कि भाई ये लास्ट हैं, ताकि जब आप ऑडिट करने आए 2-3 महीनों बाद प्रॉपर, तो वहाँ पे लास्ट पे यही वाली रिकॉर्ड हुई हो, ठीक है। इसके अलावा कोई नई परचेज, कोई नई सेल ना रिकॉर्ड हुई हो, तो इसको कट ऑफ टेस्टिंग आप कहते हो, ठीक है भाई। और आइए गल समझ कि लायबिलिटीज़ के अंदर सबसे बड़ा रिस्क किस चीज़ का है, आपका कंप्लीटनेस का भाई रिस्क है, ठीक है। एग्जिस्टेंस का भी हो सकता है, राइट्स एंड ऑब्लिगेशन का, क्लासिफिकेशन प्रेजेंटेशन बेशक वो भी हो सकता है, लेकिन सबसे बड़ा रिस्क क्या है, कंप्लीटनेस का रिस्क है। और इसमें हमने डायरेक्शनल टेस्टिंग को बड़े ही अच्छे तरीके से समझा है। किसी भी तरह की कोई भी कन्फ्यूजन हो तो प्लीज़ आपने फिर भी पूछ लेनी है, क्योंकि इसमें कन्फ्यूजन होनी नहीं चाहिए। बड़ा एक मतलब कॉन्सेप्चुअल सा ये पॉइंट है, तो इंशाल्लाह हो जाना चाहिए क्लियर, ठीक है जी।
चलें नेक्स्ट अब आ जाएं अक्रूवल्स, प्रोविजंस एंड कंटीजेंसीज के ऊपर आपके जो हैं ऑडिट प्रोसीजर्स किस तरह से परफॉर्म होते हैं। अच्छा अक्रूवल्स, प्रोविजंस एंड कंटीजेंसीज। अक्रूवल्स एक अलग चीज़ है। अक्रूवल्स तो बेसिकली आपकी लाइबिलिटीज़ ही है ना, कि जो अक्रू हो गई हैं, एक्सपेंस आपने कर लिया लेकिन अभी तक आपने पेमेंट उसकी नहीं की, ठीक है। ट्रेड पेबल भी यही चीज़ है, लेकिन ट्रेड पेबल क्योंकि गुड्स एंड सर्विसेज प्योरली जो बिजनेस के लिए चीज़ें होती हैं, परचेजेज होती हैं, और परचेजेज के पेबल होते हैं, जबकि अक्रूवल्स के अंदर आपके सैलरीज के पेबल हो सकते हैं। मिसाल के तौर पे 30 जून आ गया है लेकिन आपने सैलरी पे करनी है 5 जुलाई को, 10 जुलाई को, तो भाईजान पेबल तो आपको रिकॉर्ड करना पड़ेगा ना, दैट शुड बी कॉल्ड अक्रूवल, उसको अक्रूवल कहेंगे। रेंट आपने 5 दिन बाद अभी पे करना है तो भाईजान उसको रिकॉर्ड करें, ठीक है। इसी तरह बिजली के बिल्स हैं, सारा कुछ ये सिस्टम हो सकता है। इंटरेस्ट अक्रू हो चुका है लेकिन अभी पे करना है बाद में, ठीक है, तो भाई वो जो जितने टाइम का है वो आपने उसको करना है मेंशन वहाँ पे, ठीक है। तो ये अक्रूवल्स हैं आपके। प्रोविजंस एंड कंटीजेंसीज क्या होती हैं? प्रोविजंस भी एक लाइबिलिटी ही है, लेकिन अ लाइबिलिटी ऑफ अननोन अमाउंट, जिसकी अमाउंट नहीं पता और जिसका टाइम भी नहीं पता। टाइम भी अननोन है, पता नहीं कब पे करना है और पता नहीं कितनी अमाउंट पे करनी है, लेकिन पे करनी है, इसको प्रोविजन कहते हैं। ऐसे ही है कि भाई हमें पता है कि हमने पैसे देने हैं, कितने पैसे देने हैं, किस वक्त देने हैं। मैं बस ब्रीफली इसको डिस्कस कर रहा हूँ, अदरवाइज आपने IAS 37 पढ़ा होगा। आमतौर पे आप IAS 1037 कह के इसको बोल रहे होते हैं, जबकि IAS 10 है अलग से अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, जो क्या होता है एडजस्टिंग नॉन एडजस्टिंग इवेंट्स, और 37 है प्रोविजंस वगैरह का। लेकिन क्योंकि ये रिलेट कर रहे होते हैं इसलिए आप इकट्ठे पढ़ लेते हैं। तो भाई प्रोविजंस जो है वो क्या है, ये लाइबिलिटी है, लेकिन आपको इसकी अमाउंट का भी नहीं पता, आपको इसके जो है अल्लाह भला करे टाइम का भी नहीं पता किस टाइम पे करना है, इसको प्रोविजन कहते हैं। कंटीजेंसी क्या है? कंटीजेंसी से मुराद है ये किसी इवेंट के ऊपर डिपेंड कर रहा होता है कि यार अगर वो रिजल्ट आ गया तो मुझे देने पड़ेंगे पैसे। केस चल रहा है जी एक कंपनी के खिलाफ, अब उस केस का पता नहीं क्या फैसला आना है, तो भाई वो जो भी फैसला आएगा उसकी बेस पर मुझे जाके कोई ना कोई पैसे पे करने पड़ने हैं, तो पहले से ही मैं उसको डिस्क्लोज करूं। या आपने पढ़ा हुआ है उसमें। प्रोविजंस भी ऐसे ही हैं कि भाई मुझे अमाउंट का नहीं पता लेकिन मुझे देने हैं, तो प्रोविजंस को भी रिकॉर्ड कर लेना चाहिए फिर इसको, लेकिन अलग इसको लाइबिलिटी के तौर पे नहीं लिखते, इसको प्रोविजन के तौर पे लिखते हैं। मिसाल तौर पे प्रोविजन फॉर टैक्सेशन आप लोग लिखते हो कि भाई हो सकता है कि मेरी एक जो है कैलकुलेशन है टैक्स की, टैक्स कंप्यूटेशन है, उसके मुताबिक इतने पैसे बन रहे हैं तो मुझे इतने पे करने पड़ेंगे, लेकिन ऑब्वियसली आपने रिटर्न तो भी फाइल करनी होती है बाद में जाके। टैक्स पढ़ा होगा, ठीक है, या पढ़ लेंगे। उसमें आपने देखा होगा कि भाई अगर कंपनीज की बात की जाए, अगर 30 जून वाली कंपनी है तो उन्होंने 31 दिसंबर को जाके उस डेट तक आपने रिटर्न फाइल करनी है। और ऑब्वियसली कंपनी कहती पहले फाइल करने की क्या ज़रूरत है, ऑडिट खत्म होगा तो सितंबर अक्टूबर में जाके, ठीक है, तो फिर दिसंबर तक उसके बाद कर देंगे। लेकिन प्रोविजन उन्होंने रिकॉर्ड करनी है 30 जून के ऊपर, टैक्स अभी करना है बाद में पे, तो भाई प्रोविजन फॉर टैक्सेशन। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, पता नहीं भाई कितने डेट्स होने हैं, लेकिन एक एस्टिमेटेड अमाउंट, क्या अमाउंट? एस्टिमेटेड अमाउंट। एस्टिमेटेड अमाउंट हमें पता है जी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अंदर बहुत सी चीज़ें होती हैं जो एस्टिमेटेड होती हैं, उनमें से ये भी, ये तो है प्योर एस्टिमेट है। प्रोविजंस, कंटीजेंसीज, ये पता नहीं है क्या है। अक्रूवल्स एस्टिमेट नहीं है, अक्रूवल का पता है ये पैसे मैंने देने हैं। प्रोविजंस और कंटीजेंसी भाई क्या है आपके? एस्टिमेट्स हैं। अच्छा, अब जब एस्टिमेट इन्वॉल्व हो गए तो इसके अंदर अकाउंटिंग का स्टैंडर्ड भी एक आता है, कौन सा? IAS 8। IAS 8 क्या कहते हैं? चेंजेस इन अकाउंटिंग एस्टिमेट को किस तरह ट्रीट करना है। तो भाई अगर तो अकाउंटिंग एस्टिमेट्स में चेंजेस आ रही हैं तो क्लाइंट ने कुछ ना कुछ किया होगा, आपने उसको भी देखना है, क्योंकि आप यही देख रहे हैं ना कि AFRF के मुताबिक फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनी है कि नहीं बनी। तो भाई आपको ये भी देखना पड़ेगा कि वो चेंजेस को सही तरह ट्रीटमेंट उसका किया है, डिस्क्लोजर जो होते हैं वो दिए हुए सही तरह। दूसरी चीज़, ऑडिट के अंदर आ जाए तो भाई ऑडिट के अंदर भी क्योंकि स्टैंडर्ड्स को पता है कि भाई फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में एस्टीमेट्स एम्बेडेड होते हैं, बेइंतहा मतलब के एस्टीमेट्स पाए जाते हैं, तो उसने भाई एक पूरा स्टैंडर्ड छाप दिया ISA 540, ऑडिटिंग दी अकाउंटिंग एस्टीमेट्स। भाई अकाउंटिंग एस्टीमेट्स को ऑडिट किस तरह करना है इसका मतलब है कि वो हमें यहाँ पे गाइडलाइन प्रोवाइड कर रहा होगा। अब आपको पता है प्रोविजंस कंटीजेंसी में क्योंकि एस्टीमेट्स हैं तो एस्टीमेट्स की रीजनेबलनेस को देखना है भाई, रीजनेबलनेस ऑफ अकाउंटिंग एस्टीमेट। ऑडिट रिपोर्ट के अंदर इवन हम मेंशन करते हैं कि हमने उसकी रीजनेबलनेस को भी देखा है, हमारी ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है
कि क्या वो रीजनेबल अकाउंटिंग एस्टीमेट थे। ये तो नहीं कि जो क्लाइंट ने कहा भाई सही है, क्लाइंट तो भाई अपने साथ जो मर्जी फिर करता रहे, डेटर लिख के जो दिल कर रहा है वो प्रोविजन डाले डाउटफुल डेट्स की, और बढ़ाना है बढ़ा ले, कम करना है कम कर दे। प्रोविजन नहीं लिख रहा, कम लिख रहा है, क्या करें फिर उसका। तो इसका मतलब कि उसके जो एस्टीमेट्स की रीजनेबलनेस है, ओबियसली एस्टीमेट्स हमारे नहीं है, एस्टीमेट्स उसी के ही हैं। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को प्रिपेयर करना किसकी जिम्मेदारी है? मैनेजमेंट एंड दो विद गवर्नेंस की, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है प्रेपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। तो उसके अंदर जो अकाउंटिंग एंट्रीज हो रही हैं वो भी उनकी जिम्मेदारी। हम प्रपोज करते हैं, अगर हमें कोई मसला नजर आए हम प्रपोज करते हैं, एडजस्टिंग एंट्री उसे कहते हैं। तो एस्टीमेट्स भी जो है वो हम नहीं बना रहे, क्लाइंट ने बनाए हुए। हमने क्या देखना है? उसकी रीजनेबलनेस को देखना, क्या रीजनेबल है या नहीं है। ठीक है भाई, होगी तमहीद थोड़ी सी। चलें आगे जरा इधर। अब उसने कहा थी कि डिफिकल्टीज ऑफ ऑब्टेनिंग एविडेंस इन दिस एरिया। भाई क्या डिफिकल्टी आती है? डिफिकल्टी भाईजान सबसे बड़ी यही है कि इसके अंदर एस्टीमेट्स मौजूद होते हैं, ठीक है, और बहुत ज़्यादा प्रोविजंस और कंटीजेंसी तो इंतहाई सब्जेक्टिव है। सब्जेक्टिव उससे मुराद क्या है? जिसके अंदर कोई ना कोई आपके बाइसनेस आ जाए किसी वजह से। ऑब्जेक्टिव का पता है ना, ऑब्जेक्टिव होता है कि इंडिपेंडेंट होकर काम करना। आपने जो बेसिक एथिक्स हैं, फंडामेंटल 5 फंडामेंटल प्रिंसिपल्स हैं कोड ऑफ एथिक्स के, आई कैप के, उसमें भी आपने ऑब्जेक्टिविटी पढ़ा कि भाई इंडिपेंडेंट होकर काम करना है, आपको अनबाइस्ड होकर आपने काम करना है। ठीक है, सब्जेक्टिविटी का मतलब क्या है? बाइसनेस किसी भी वजह से, ठीक है, किसी भी वजह, जरूरी नहीं कि नेगेटिव बाइसनेस ही होती है, लेकिन वो कोई भी हो सकती है कि फॉर एग्जांपल आप को किसी चीज़ के अंदर, किसी पार्टी के अंदर मसला लग ही नहीं रहा, ठीक है, आपकी वो क्लोज पार्टी है, आपको लगता है मेरे कहने पे पैसे दे देते हैं, अब वो वाली बाइसनेस आ गई, सब्जेक्टिविटी आ गई। ठीक है, या एक बंदा है, उसको लग रहा है कि मेरे मुताबिक ये एस्टीमेट होना चाहिए, एक दूसरे को लग रहा है मेरे मुताबिक ये होना चाहिए, सब्जेक्टिविटी आ गई। ठीक है, अदालत के अंदर केस चल रहा है, अब हमें लग रहा है हमारा केस बड़ा स्ट्रॉन्ग है, भाई हमारे हक में फैसला आएगा, सब्जेक्टिविटी है, भाई फैसला तो अदालत ने करना, हो सकता है आपके भी खिलाफ आ जाए फैसला। ठीक है, तो सब्जेक्टिविटी बड़ी इन्वॉल्व होती है। तो इसका मतलब है कि एस्टीमेट्स इन्वॉल्व होते हैं। एस्टीमेट्स को फिर देखना बड़ा ही ज़्यादा एक समझ लें प्रोफेशनल जजमेंट का काम है। प्रोफेशनली आपको दिमाग बड़ा इस्तेमाल करना है उसके अंदर। फिर आपको कई बार ऐसी चीज़ें आ जाती हैं कि आपको एक्सपर्ट्स इन्वॉल्व करने पड़ जाते हैं। मिसाल तौर पर अदालत के अंदर केस चल रहा है, भैया अब उसको क्लाइंट का जब आपने उसका डिस्क्लोयर पढ़ा, डिस्क्लोयर आपको पता है देना होता है IAS 37 के मुताबिक, डिस्क्लोयर पढ़ा, उसके अंदर उन्होंने पूरी कहानी सुनाई हुई है। और आपको बचपन में जब स्टार्ट हुआ था ऑडिट हमारा, मैंने आपको एक चीज़ बताई थी कि थर्ड स्केड्यूल ऑफ द कंपनीज एक्ट आपको बताता है आपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट किस तरह बनानी है। वो एक तो आपको रेलेवेंट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड बताता है, और साथ बताता है कि भाई मेरा कौन सा स्केड्यूल है जो आपने फॉलो करना है। स्केड्यूल से मुराद क्या है कि मैं कौन कौन सी एक्सप्लेनेशन आपसे चाह रहा हूँ। तो भाई जो उसका स्केड्यूल 4 और 5 था, 4 लगता है लिस्टेड कंपनीज के ऊपर, 5 उसके अलावा तमाम कंपनीज के ऊपर। उसके अंदर कंटीजेंसी के वाले से एक बात उसने की हुई है, वो मैं आपको बता देता हूँ, थोड़ा प्रैक्टिकल नॉलेज ही है। उसने वहाँ पर लिखा हुआ है कि भाई अगर कंपनी के ऊपर कोई केस है, ठीक है, तो कंपनी ने उस केस की डिटेल बतानी है, वो केस कब इनिशिएट हुआ, डेट बतानी है, उसकी पार्टीज के नाम बताने हैं, किस अदालत के अंदर केस चल रहा है वो बताना है, और इस वक्त वो किस स्टेज के ऊपर है ये भी बताना है। तो हमने सिर्फ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड IAS 37 को फॉलो नहीं करवाना क्लाइंट से, हमने भाई देखना है कि जो लोकल लॉज है, कंपनीज एक्ट का 5th स्केड्यूल है, उसके मुताबिक भी क्या जो डिस्क्लोजर रिक्वायर्ड थे इसमें वो वाले डिस्क्लोजर दिए हैं कि नहीं दिए। ये भी प्रेजेंटेशन है डिस्क्लोजर की जो एजर्शन है वो लगती है इसके ऊपर। अब क्योंकि प्रोविजंस एंड कंटीजेंसी अक्रूवल्स वगैरह भी बैलेंस शीट के अंदर आ रहे होते हैं, अकाउंट बैलेंसेस में आते हैं, तो भाई इनके ऊपर भी 6 की 6 एजर्शन तो लगेंगी। ठीक है, अच्छा, तो भाई उसको भी देखना है। अब बात यह है कि हम वकील थोड़ी हैं, तो हमें तो नहीं पता कि कितना हैवी केस है, इसके ऊपर क्या नतीजा आ सकता है, लेकिन हमने क्योंकि क्लाइंट के जो उसका मुद्दा है, जो उसका स्टांस है, जो उसकी रिप्रेजेंटेशन उसने बताई हुई है अपनी, उसको वेरीफाई करना है। हो सकता है कि उसने भी अपना कोई मैनेजमेंट एक्सपर्ट रखा हो, तो एक तो सबसे पहले हम वो ISA 500 पैरा 9 का पैराग्राफ पूरा डाल देंगे कि भाई उसकी कॉम्पिटेंस, ऑब्जेक्टिविटी, कैपेबिलिटी वगैरह को कैसे देखना है। सेकेंडली अगर हमें उसके ऊपर भी शक है, हमें लग रहा है कि यार नहीं, प्रीमा फेशी देखने से लग रहा है यार केस तो बड़ा हैवी है, लेकिन ये तो कह रहे हैं हमारे हक में फैसला आ जाएगा, ठीक है, आपने कोरेस्पोंडेंस पढ़ी एडवाइज़र के साथ, इनका थोड़ा डिटेल देखिए, आपको लगे यार नहीं, आप फिर अपना एक्सपर्ट भी हायर कर सकते हैं। ISA 620 लगेगा उसके ऊपर कि भाई किस तरह हायर उसको करना है, ठीक है, उसके मुताबिक आप काम करवाएंगे। आगे बात समझ। तो एस्टीमेट्स जो इसी तरह फिर मतलब है कि अब ये तो खैर हम इधर से प्रोविजंस कंटीजेंसी की बात करें, लेकिन जैसे फेयर वैल्यू भी निकलवाते हैं चीज़ों की, वो इस आज के लेक्चर का पार्ट तो नहीं, वैसे ही बता रहा हूँ, फेयर वैल्यू भी निकालते हैं, तो भाई उसमें भी एस्टीमेट्स इन्वॉल्व होते हैं, तो आपको भी एक्सपर्ट हायर करना पड़ सकता है। आपको ज़रूरी तो नहीं कि दुनिया की हर चीज़ की फेयर वैल्यू निकालनी आती हो, ठीक है, फेयर वैल्यू का भी स्टैंडर्ड है ना IFRS 13, ठीक है, तो उसके मुताबिक हो सकता है आपको हर तरह की तो ना निकालनी आती हो,
ठीक है, आप मोटी मोटी चीज़ों की तो फेयर वैल्यू निकाल लें, लेकिन रेलेवेंट कोई है, फॉर एग्जांपल किसी के पास कोई ज़खायर पड़े हुए हैं, रिजर्व्स पड़े हुए हैं किसी माइंस, किसी मेटल के, किसी चीज़ के, अब आपका क्या पता, आपको तो नहीं आइडिया किस तरह रिजर्व को काउंट किस तरह करना है, कैसे वैल्यू निकालनी है, आपको कोई रेलेवेंट बंदा लगाना पड़ जाएगा। शेयर्स की मार्केट वैल्यू क्या होगी, एस्टिमेट है, ठीक है, आपको कोई रेलेवेंट पर्सन लगाना पड़ सकता है। तो भाई एस्टिमेट्स जब भी होते हैं आपको ये लाजमी कंसिडर करना चाहिए कि आप कोई हर फन मौला नहीं हैं, आप कोई अकले कुल नहीं हैं, आपको लाजमी नहीं हर चीज़ आती हो, आपको विदाउट एनी शायनेस भाग के किसी एक्सपर्ट को इन्वॉल्व करना चाहिए, बजाय इसके कि आप अपनी भी इज्जत ख़राब करें, क्लाइंट का भी काम ख़राब करें। ठीक है जी। तो भाई जान अक्रूवल्स के अंदर भी वो कहते हैं सबसे ज़्यादा मसला, क्योंकि अक्रूवल्स भी लाइबिलिटीज़ ही हैं, तो इसके अंदर भी कंप्लीटनेस का ही ज़्यादा मसला है। तो सिंपल सा इसमें तरीका अगर उसने कहा सबसे पहले एक लिस्टिंग ले लें, मतलब उसका पूरी पार्टीज़ का नाम आ जाए, चीज़ों के नेम आ जाए, किस हेड में कितने कितने पैसे देने हैं। फिर वो कहते हैं इफ़ दिस लिस्ट इज़ प्रिपेयर्ड बाय क्लाइंट कंपनी, उसकी फिर कैलकुलेशन वगैरह देख लें, उसकी एडिशन अरिथमेटिकल एक्यूरेसी वगैरह वो देख लें। फिर वो कहते हैं वेयर इनवॉइसेस हैव बीन रिसीव्ड और पेमेंट्स मेड आफ्टर द ईयर एंड कंफर्म दैट द अमाउंट्स अक्रूड अपीयर्स रीजनेबल इन रिलेशन टू दिस एविडेंस। मतलब है कि उसने कहा कि भाई अगर आपको इनवॉइसेस आई हुई हैं, ठीक है, और पेमेंट आपने बाहर में किया, तो कंपेयर कर लेंगे यार जितनी इनवॉइसेस जितने अमाउंट की आई थी क्या उतने की है। फॉर एग्जांपल आप इससे सर्विसेज लेट से कोई सिक्योरिटी की सर्विसेज ले रहे थे, ठीक है, अब उन्होंने आपको इनवॉइस की है जो कि आपने 5-7 दिन बाद पे करनी है, तो देखेंगे क्या उतनी ही अमाउंट पे हुई है। उसने कहा फॉर एग्जांपल सपोज दैट अ कंपनी मेक्स द अक्रूवल फॉर 2 months ऑफ इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस, ठीक है, एंड रिसीव्स एन इनवॉइस फॉर 3 months सप्लाई ऑफ इलेक्ट्रिसिटी 1 month आफ्टर द ईयर एंड। इफ द अक्रूवल फॉर इलेक्ट्रिसिटी इज से 60,000, द ऑडिटर शुड एक्सपेक्ट द टोटल इनवॉइस टू बी फॉर अबाउट 90,000, ठीक है। तो ये खैर एक अजीब सी एग्जांपल उन्होंने बना दी है, क्योंकि जब बिल आना तो बिल के अंदर पिछले 2 महीनों का भी है ही होता है ना पैसे, ठीक है। तो खैर वो कह रहा है कि भाई आप एक एस्टिमेट अपना भी लगा सकते हो कि यार पहले इतना था, अब अगले महीने जो आने हैं उस वो कितने होंगे, उधर से एक आइडिया हो जाएगा कि यार अगले महीने भी उतनी अमाउंट ही आ रही है, तो पिछले वाले भी फिर सही लिखे होंगे उन्होंने, ठीक है। हो सकता है पेमेंट लाजमी तो नहीं है कि उन्होंने फ़ौरन नहीं करनी, हो सकता है वो कहें हमने 3-4 महीने बाद करनी है, ठीक है। तो ये चेंज हो सकता है, लेकिन बेसिकली हमारा काम क्या होता है कि ये जो इन्होंने अमाउंट लिखी हुई है वो सही लिखी है या नहीं, वो करीब करीब हम उसके पहुँच पा रहे हैं नहीं पहुँच पा रहे। फिर उसने कहा कंपेयर द लिस्ट ऑफ अक्रूवल्स विद द लिस्ट दैट वाज प्रिपेयर्ड एट द सेम डेट इन द प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर। भाई पिछले साल के साथ भी उसको कंपेयर करके देखो, ठीक है। एंड इंक्वायर अबाउट आइटम्स नॉट लिस्टेड इन द करंट ईयर दैट वर इन द लिस्ट इन द प्रीवियस ईयर। पिछले साल आपके फॉर एग्जांपल आ रहा हो इसको रेंट देना था, सैलरी इतनी थी, फलां फलां फलां, ये अक्रूवल था, तो भाई इस साल भी कंपेयर करें, जो चीज़ें मिसिंग है उससे पूछो तो सही कि इस बार क्यों नहीं आ रही, वो कंप्लीटनेस को हम स्पेसिफिकली देख रहे हैं, ठीक है। अच्छा, फिर आगे रिव्यू द लिस्ट ऑफ अक्रूवल्स फॉर कंप्लीटनेस बेस्ड ऑन द ऑडिटर्स नॉलेज ऑफ द बिजनेस। हमारा मतलब है कि जाहिर है हमने सारी उसकी नॉलेज ले ली, हमें अंडरस्टैंडिंग हो गई है, तो हमें पता होना चाहिए कि क्या फॉर एग्जांपल यार इनका पीटीसीएल का भी इंटरनेट काफ़ी ये यूज़ करते हैं, इतने इतने एमबीज के लगवाए हुए हैं, वो उसके बिल क्या आ रहे हैं, इसके अंदर बिजली के बिल के सारे आ रहे हैं, इनके 5 मीटर फॉर एग्जाम्पल लगे हुए हैं फैक्ट्री के, क्या सारे के सारे आ रहे हैं। तो इस तरह आप उसके नॉलेज की बेस पर फिर देखें। रिलेट आइटम्स ऑन द लिस्ट ऑफ अक्रूवल्स टू अदर ऑडिट एरियाज के साथ भी करें, जैसे कि वो हमने लास्ट लेक्चर में बात की थी कि बैंक कन्फर्मेशन हमें मिलती है, तो बैंक कन्फर्मेशन में हमारे आ रहे होंगे इंटरेस्ट पेबल हमारा कितना है, तो भाई इधर जो अक्रूवल में इंटरेस्ट पेबल लिखा हुआ है देखें, बैंक वाला वही बता रहा है, बैंक चार्जेस वगैरह हो सकते हैं जो पेबल हों अभी, ठीक है, वो इसके साथ कंपेयर करें। आ रही बात समझ, थोड़ा सा उसको भी आप इस तरह देख सकते हैं। अच्छा, नेक्स्ट है द अक्रूड वेजेस एंड सैलरीज में भी मोर मटेरियल। ये ऑब्वियसली ज़्यादा मटेरियल होगा क्योंकि सैलरीज की अमाउंट ज़्यादा होती है आमतौर पे, बाकी एक्सपेंसेस यूटिलिटीज़ के, आपके बिजली के बिलों के, टेलीफोन गैस वगैरह के बिलों के इतने ज़्यादा खर्चे नहीं होते। सैलरीज क्योंकि आमतौर पर हर जगह पर ज़्यादा एक बड़ा हेड होता है, तो इसको आपने वेरीफाई करना है। इसके लिए आप क्या करेंगे, वो सैलरी शीट्स वगैरह उनकी लें, ठीक है। देख लेते हैं, उसने कहा कंसीडर आइटम्स शुड बी अक्रूड फॉर What items should be accrued for at the end of the reporting period such as unpaid wages। पहले तो ये देखना कि कौन कौन सी आइटम्स को अक्रू करते हैं, जाहिर है उन्हीं को करेंगे जो अभी पे नहीं हुई, जो भी पे एबल हैं। फिर पहले फिर इनका मॉडल भी समझे कब तक ये पे करते होते हैं, ठीक है। फिर उसने कहा कि जी आप उनका सिस्टम वो जो हर बंदे की पार्टी वाइज देखें, उनको सैम्पल बेसिस पर आप उनका पे रोल रिकॉर्ड जो है, उनकी जो फाइल्स पड़ी हैं उसके साथ जाके कंपेयर करें कि भाई इनकी इतनी ही सैलरी बनती है, ठीक है, उसको ज़रा कंपेयर करके देखेंगे सही सैलरी वगैरह लिखी हुई है, ठीक है। इस तरह उनकी अगर टाइम शीट बनती है कि कितने टाइम काम किया, डिपेंड करते हैं ना, अगर वेजेस हैं हो सकता है आप आवरली बेसिस पर करते हो, तो भाई जो पूरे महीने के अंदर बनते थे क्या उतने आवर्स का ही इनका इन्होंने पेबल रिकॉर्ड किया है, ठीक है। इसके अलावा
टैक्सेस वगैरह को देखेंगे क्या वो सही तरह कैलकुलेट हुए हैं, और एनालिटिकल प्रोसीजर्स परफॉर्म करें। जैसे उसने कहा फॉर एग्जांपल दी ऑडिटर माइट measure the ratio of accrued payable expenses to the total payroll cost for the year, और उसको पिछले साल के साथ कंपेयर करें। मिसाल के तौर पे आपने कहा कि यार टोटल तो 10 लाख की सैलरी है, उसमें से 1 लाख रुपया अक्रूड है जो कि अगले महीने होना, तो 10% है तकरीबन टोटल सैलरी का। पिछले साल भी देखें पिछले साल क्या रेशो थी, अगर तो करीब करीब थी तो ऑब्वियसली सही है। एनालिटिकल प्रोसीजर भी आपको बताया कि पार्ट ऑफ सब्सटेंटिव प्रोसीजर है, तो हमें एविडेंस उसके थ्रू मिल सकता है, लेकिन अगर बहुत ज़्यादा फर्क है तो फिर इन्वेस्टिगेट करें उस चीज़ को। ओके, प्रोविजंस एंड कंटीजेंसीज आ गया भाई, ठीक है। अब उसने कहा कि सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए कि प्रोविजंस में कंटिंजेंट लायबिलिटीज़ में बड़ा क्लियरली फ़र्क है, क्योंकि प्रेजेंटेशन का मसला है, ठीक है, उसकी असर्शन का। जैसे उसने लिखा कि द ऑडिटर नीड्स टू बी सेटिस्फाइड दैट द क्लाइंट हैज़ करेक्टली डिस्टिंग्विश्ड बिटवीन प्रोविजंस जो कि इंक्लूडेड इन द एफएस, वो एफएस में इंक्लूड होनी चाहिए, जबकि कंटिंजेंट लायबिलिटीज़ वो इंक्लूड नहीं होती। कंटिंजेंट लायबिलिटी क्या होती है, यार ये होगा तो मैं कंटिजेंसी, ये होगा तब मैं पैसे पे करूँगा, ठीक है, तो वो फिर आपकी अभी लायबिलिटी है नहीं, लेकिन उसका नोट आपने ज़रूर देना होता है कि वो मटीरियल हो। तो ऐसी है ना, कंटीजेंसीज का अलग से हमेशा नोट आता है, वो प्रोविजन वगैरह के अंदर नहीं ऐड होती, क्योंकि प्रोविजन का आपको पता है पैसे देने ज़रूर हैं, पता नहीं है देने कितने हैं, कब देने हैं ये नहीं पता। कंटीजेंसी का ये है कि यार अगर कुछ होगा तब देने हैं, ठीक है, और पता नहीं देने भी है कि नहीं देने, हो सकता है ना भी देने पड़े, मेरे फेवर में फैसला आ जाए, आइए बात समझ। तो उसका नोट देना होता है आपने कंटीजेंसी का। ये देखेंगे भाई क्या उसने कई सही तरह उसको किया है मेंशन, ठीक है। Similarly, it may be necessary to assess whether an item is an actual asset or a contingent asset, ठीक है। हाँ, ये भी आपको पता है कि एसेट जो होता है वो आपने जब वो एक्चुअली सर्टन हो जाए, सही है, जब वो बिल्कुल ये नज़र आ रहा हो कि वो एसेट आ गया आपके पास, फिर आपने उसको रिकॉर्ड करना होता है। एसेट है रिसीवेबल, मतलब चाहे नॉन करंट है चाहे करंट एसेट है, वो हम तभी करते हैं जब वो सर्टन हो जाएंगे यार वाकई ये हमारी चीज़ है, फिर आप करते हैं। अगर कंटिंजेंट एसेट हो तो आप उसको फाइनेंशियल स्टेटमेंट में रिकॉर्ड नहीं करते, हाँ उसका आप नोट दे सकते हो अगर वो मटेरियल है तो, ठीक है, उसको आप डिस्क्लोज करते हो। और कई बार तो जो होने नहीं होते, जो क्या उसे हम कहते रहे, पॉसिबल तो है लेकिन प्रोबेबल नहीं है, आपको लग नहीं रहा कि होंगे, तो आप उसको डिस्क्लोज भी नहीं कर रहे होते, ठीक है जी। The auditor must also be satisfied about the measurements और वैल्यूएशन ऑफ द आइटम। भाई इसकी मेजरमेंट को भी देखना है, इसकी वैल्यूएशन देखना है, क्या सही वैल्यूएशन हुई, मतलब एस्टीमेट्स होते हैं तो एस्टीमेट्स को देखना है। तो आपका बेसिकली ना IAS 37 को उसने वो रिवाइज करवाया है पहले कि भाई IAS 37 आपको प्रोविजंस के ऊपर बताता है, प्रोविजंस किस तरह आप करते हैं रिकॉर्ड, ठीक है, वो आपने देखना है कि सही तरह हुई हैं, सही तरह प्रेजेंट हुई हैं। कंटिंजेंट लायबिलिटीज़ कंटीजेंसी वगैरह की वो बात करता है आपको, क्या वो सही तरह हुई हैं। कंटिंजेंट एसेट की बात बताता है, वो कहता है कंटिंजेंट एसेट इज़ नथिंग, ये सिर्फ डिस्क्लोज करना है, वो भी अगर आपको प्रोबेबल लग रहा है कि यार ये आएगा हमारे पास, सही है, इसके इकोनॉमिक बेनिफिट्स हमें फ्यूचर में मिलेंगे फिर करो, अदरवाइज सर्टन एसेट को सिर्फ आपने रिकॉर्ड करना होता है। जबकि प्रोविजन में देखें वो, क्योंकि कॉन्सेप्ट बेसिक कॉन्सेप्ट क्या, प्रूडेंस कॉन्सेप्ट है कि फ़ायदे नहीं अभी लिखने, नुकसान लिख लो अभी अगर हो रहा है। नेगेटिव चीज़ है लायबिलिटी, उसने कहा अभी आपको अमाउंट का पता भी नहीं है, लेकिन आपको पता है पैसे कोई ना कोई देने हैं, टाइम का भी नहीं पता कब देने, प्रोविजन रिकॉर्ड कर लो एस्टीमेट लगा के। लेकिन दूसरे कंटिंजेंट एसेट है, ठीक है, कि भाई ये मिलेंगे कब मिलेंगे, वो कहता है कि भाई इसको आपने जब मिलेंगे ना तब की तब देखी जाएगी, तब इसकी अमाउंट रिकॉर्ड करना। अभी अगर आपको बहुत मटेरियल है और प्रोबेबल है कि यार मिल जाएंगे तो इसको डिस्क्लोज कर दो सिर्फ फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर, ठीक है। अच्छा, प्रोविजंस के अंदर वो कह रहे हैं कि क्या सब्सटेंटिव प्रोसीजर आपने करने हैं, तो सब्सटेंटिव प्रोसीजर्स टू प्रोवाइड एविडेंस ऑन प्रोविजंस सच एज वारंटी अदर देन लीगल शुड में नॉर्मली इंक्लूड। अदर देन लीगल से मुराद है उसने लीगल का क्योंकि अलग से नीचे प्रोवाइड कर दिया आपको, सही है, इसलिए वो यहाँ पे ऊपर कह रहा है कि जैसे आमतौर पे वारंटी वगैरह है वो क्रूअल है, क्योंकि वारंटी प्रोविजन है, वारंटीज़ आपने दी होती हैं लोगों को तो आपने उसकी भी प्रोविजन रिकॉर्ड करनी होती है। इस तरह टैक्सेशन की प्रोविजन है, डाउटफुल प्रोविजन है डेट्स की। वारंटी में भी क्योंकि कंफर्म नहीं है कि क्या वो वाकई वो बंदे आ जाएंगे हमसे पैसे लेने, ठीक है, लेकिन आ भी सकते हैं, इसलिए पैसे पहले से कुछ एस्टिमेट करके रखने होते हैं आपने। तो भाई प्रोविजंस क्या है, वो सिंपल है कि आप एक लिस्ट ले लें प्रोविजंस की जो क्लाइंट ने बनाई हुई है। एक तो अंडरस्टैंडिंग लें, मैनेजमेंट किस तरह से रिकॉर्ड करती है प्रोविजन को, क्या मैनेजमेंट को पता भी है, ये इंक्वायरी करके पता चल सकता है या प्रोसेस देख के पता चल सकता है, लेकिन उसको डॉक्यूमेंट लाजमी करना है, क्योंकि समथिंग अनडॉक्यूमेंटेड इज समथिंग अनडन, ISA 230 के मुताबिक डॉक्यूमेंट इसको लाजमी करें, ठीक है। फिर उसके फॉर ईच आइटम इन द लिस्टिंग, जो जो लिस्ट के अंदर आइटम है, कंफर्म दैट द काउंटिंग प्रोविजंस ऑफ IAS
37 हैव बीन कंप्लाइड विद, मतलब है कि क्या प्रोविजंस की जो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट है, प्रोविजन की जो डेफिनेशन है उसके मुताबिक ही उसको ट्रीट किया गया कि नहीं किया गया, ये लाजमी कंफर्म करें। फिर वो कहते हैं चेंजेस देखें पिछले पीरियड से जो अभी तक आई हैं, इससे आपको आइडिया होगा कि इनके अकाउंटिंग एस्टीमेट्स कितने सही हैं। ठीक है, अगर पिछले साल लेट से प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स या प्रोविजन फॉर वारंटी है, फॉर एग्जांपल वो कहें जी 5% ऑफ टोटल अमाउंट थी, इस बार वो 8% पे चली गई, 10% पे चली गई, तो इसका मतलब है कि यार कोई खास इनके एस्टीमेट्स कंसिस्टेंट एस्टीमेट नहीं है। देखो एस्टीमेट्स को चेंज करने में मसला कोई नहीं, IAS 8 कहता है आप कर सकते हैं, लेकिन भाई कोशिश तो करें ना अकाउंटिंग पॉलिसी को, अकाउंटिंग एस्टीमेट को कंसिस्टेंटली तो अप्लाई करें। ठीक है, अब हर बार ही आप चेंज करते फिरें। रिव्यू द मैनेजमेंट द मेजरमेंट ऑफ द क्लोजिंग बैलेंस, भाई क्लोजिंग बैलेंस किस तरह से मेजर किया गया, उसकी जो टोटल है वो अमाउंट्स हैं उनको देखें, उसके पीछे क्या मैनेजमेंट का उनका स्टांस है, क्या उनके एस्टीमेट्स है उसको देखें। और अगर आपको लग रहा है कि भाई मुझे बीच में किसी एक्सपर्ट को इन्वॉल्व करना पड़ना है, ठीक है, तो उसको भी आप कर सकते हैं। ठीक है, कंपेयर प्रोविजंस फॉर द करंट फाइनेंशियल, पिछले साल के साथ कंपेयर करें। ठीक है, इंश्योर दैट अजम्पशंस आर रीजनेबल, परफॉर्म सब्सिक्वेंट इवेंट प्रोसीजर, सब्सिक्वेंटली देख लें कि ये जो प्रोविजंस लिखी थी उसके बारे में कोई अब आपको मिल रहा है, एविडेंस मिल रहा है। सब्सिक्वेंटली वही है कि आप बैंक स्टेटमेंट से वापस भी आ सकते हैं कि यार कौन से प्रोविजन किए हैं, या क्योंकि प्रोविजन असल में आमतौर पे लाजमी नहीं है ना कि हो ही जाएं, तो इसलिए फिर आमतौर पे आप इसकी एग्जिस्टेंस देख रहे होते हो। ठीक है, लेकिन आप उधर से बैक वर्किंग करके वो कंप्लीटनेस भी देख सकते हो। अच्छा, कंटीजेंसी एंड लीगल प्रोविजंस जो हैं इसके बारे में क्या है, वो कहते हैं सबसे पहले तो अप्रोच को देखें कि वो किस तरह से कंटीजेंसी को, कंटीजेंसी से मतलब वही कंटीजेंट लाइबिलिटी ही है। ठीक है, या कंटीजेंट एसेट भी आ जाएंगे इसमें, लेकिन वो डिस्क्लोज सिर्फ करने होते हैं, आपको पता है, वो भी जब प्रोबेबल हों। तो ये देखें भाई क्लाइंट किस तरह से आइडेंटिफाई करता है कंटीजेंसी को। इनके जो मिनट्स ऑफ मीटिंग्स हैं, बोर्ड की मीटिंग्स हुई हैं, जनरल मीटिंग्स हुई हैं, वो ज़रा पढ़ें, उसके अंदर तो नहीं कोई बात हो रही है ऐसी जो इन्होंने डिस्क्लोज ना की हो। ठीक है, हो सकता है उसमें कोई बात, मिनट्स होते हैं ना, उसमें पूरा डिटेल लिखी होती है क्या क्या डिस्कस हुआ कंपनी की मीटिंग के अंदर या बोर्ड की मीटिंग के अंदर। हो सकता है उसमें कोई बात आ रही हो कि यार वो जो हमारा केस चल रहा था उसमें फलां अब डेवलपमेंट हुई है, वो देखें वो इधर केस डिस्क्लोज भी किया हुआ है नहीं, या हो सकता है उसके अंदर कोई ऐसी बात की हो जो कि इस नोट के अंदर डिस्क्लोज नहीं की हुई। नोट में आप लिख रहे हो हमारे फेवर में, उधर आप कह रहे हो यार हालात बड़े माड़े हैं, वकील कहता है कि जी आपके खिलाफ फैसला आया ना। ठीक है, तो आप उसको रिलेट करें थोड़ा। रिव्यू द क्लाइंट्स कॉरेस्पॉन्डेंस विद लॉयर्स, लॉयर्स के साथ उनकी क्या कॉरेस्पॉन्डेंस है उसको देखें। एंड इनवॉइसेस फॉर लीगल सर्विसेज, और लीगल सर्विसेज जो आप ले रहे हैं उसकी इनवॉइसेस को वेरीफाई करें, बल्कि उनकी पेमेंट्स वगैरह को भी देखें। देखिए आमतौर पे एक बार शायद पहले भी हमने कभी की थी, जब हम वो शायद सैम्पलिंग की बात कर रहे थे आइजा 530 में, कि भाई 100% सैम्पलिंग भी किसी जगह पे आप कर लेते हैं, ये आपकी मर्जी है कि आप कहते हैं मैंने ऑल आइटम्स देखनी। आमतौर पे हम लीगल एक्सपेंसेस में ये कर रहे होते हैं, क्योंकि लीगल एक्सपेंसेस हो सकता है इमटेरियल हो, थोड़े से हों, लेकिन हो सकता है कि यार वो जो थोड़े से भी हैं वो किसी ऐसे केस के ऊपर पैसे हैं जो कि केस इन्होंने डिस्क्लोज नहीं किया हुआ है, जो कंटीजेंसी इन्होंने डिस्क्लोज नहीं की हुई, और वो केस इतना बड़ा हो सकता है कि इनकी हो सकता है कंपनी बंद हो जाए। स्पेशली जब गवर्नमेंट के साथ जो केसेस चल रहे होते हैं उसमें कई बार अमाउंट कम होती है, लेकिन वो नुकसान इतना बड़ा आपको दे जाते हैं, वो हो सकता है कहीं 2 महीने के लिए फैक्ट्री बंद कर दो। इसलिए लीगल एक्सपेंसेस को 100% देखें, उनकी इनवॉइसेस को देखें किस बंदे को जो पैसे जा रहे हैं, क्या वो सारे पैसे आपको समझ आ रहे हैं, उनकी स्पोर्टिंग वगैरह देखें, एविडेंस उसके ऊपर लेंगे, क्या अगर कोई केस है कंपनी का किसी भी तरह का तो वो डिस्क्लोज किया हुआ है फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर या नहीं, कंप्लीटनेस ढूंढ रहे होते हैं ना। ठीक है, अच्छा फिर हम इसको एक्सटर्नल कंफर्मेशन आइजा 501 बताता है, चौथा पॉइंट जो है ना आइजा 501 का एक पार्ट है, लिटिगेशन एंड क्लेम्स वगैरह जो है उसके ऊपर वो कहता है कि लीगल एडवाइजर को भी आप कंफर्मेशन भिजवाएं। तो ये जो पॉइंट उधर से आया है, लिखना चाहें तो आप लिख सकते हैं। Consider direct confirmation from lawyers of matters handled on behalf of the company. Any letter should be sent by management with an instruction for the reply to be sent directly to the auditor. वही जो external confirmation होती है. It is more likely that lawyers will respond if the letter lists specific area. वो कहते हैं आमतौर पे ये वही वाला जो positive confirmation में हमने पहला पॉइंट पढ़ा था, पहला मेथड क्या था, हम एरियाज बता देते हैं कि सर ये फलां इनकी कंटीजेंसी चल रही है, ये कैसी चल रही है, आप ज़रा बता रहे ओके ठीक है, वो उसको आमतौर पे ज़्यादा कर देता है। अगर हम ये उसे कहना कि हमें कुछ नहीं पता, आप बताएं कौन कौन से केसेस हैं। अब अगर कंपनी के और 15 केसेस हो तो वो कहेगा यार मैं फजूल में इसको इतनी एफर्ट करके लिख के दूँ, मुझे कौन से नफलों का स्वाब है। ठीक है, तो वो हो सकता है ना करे। तो आपने खैर उसकी जो इन्फॉर्मेशन आई है उसको असेस करना है, और अगर आपको लगता है कि यार नहीं मुझे एक्सपर्ट भी इन्वॉल्व करना चाहिए, वो भी आप एक्सपर्ट भी इन्वॉल्व कर सकते हैं। ठीक है भाई, चलें। अच्छा जी, ये था जी हमारा अल्लाह भला करे
इसका मैं देखूंगा वर्किंग पेपर, ये भी इंशाल्लाह मैं आपको भेज दूंगा। मुझे आप काइंडली मैसेज कर देना, तो मैं ना इसका वर्किंग पेपर भी, क्योंकि प्रैक्टिकली अगर आप चीज़ को देख लेना वो इंशाल्लाह याद रहेगी कि लीगल एडवाइज़र को कंफर्मेशन कैसे भिजवाई जाती है। अच्छा, इसमें आपने आइज़ा 501 तो लिखना है। एक और आपको टेक्निकल बात बता देता हूँ कि क्या आपका ये सवाल हो सकता है कि सर क्या हर कंपनी का कोई ना कोई लीगल एडवाइज़र होना ज़रूरी है? सर कोई ज़रूरी नहीं है। और अभी तक शायद आपके माइंड में ये भी होगा कंपनी से मुराद हमेशा होगा कोई बड़े से ऑफिस से। नहीं भाई, कोई ऑफिस भी ज़रूरी नहीं होता, आप घर बैठे भी कंपनी बना सकते हो। ठीक है, आप घर का एड्रेस तो सिंपल कंपनी बन जाती है। और ज़रूरी नहीं है कि हर कंपनी का लीगल एडवाइज़र हो, लेकिन कुछ का ज़रूरी भी है। पाकिस्तान का एक लॉ है, वो ये कहता है कि भाई अगर आपकी पेड अप कैपिटल 7.5, ये लिख लो, वैसे आपके प्रैक्टिकल लाइफ में काम आएगा इंशाल्लाह। जब आप ऑडिट करने जाएंगे ना, वहाँ पे आपने लाजमी देखना है अगर आपकी कंपनी का पेड अप कैपिटल 7.5 मिलियन से ज़्यादा है तो लाजमी उसका लीगल एडवाइज़र होना चाहिए। कानून बोल रहा है, और कानून के साथ आपको पता है कि खेला नहीं जा सकता। ऑडिटर का काम ही है कि क्या तमाम तर कवानीन की पाबंदी भी ये कंपनी कर रही है, तो जो जो कानून रेलेवेंट होते हैं हमने वो देखने होते हैं। ठीक है, तो 7.5 मिलियन रुपीज़ से अगर ज़्यादा है तो पेड अप कैपिटल है अगर आपका, फिर लाजमी है आपके लिए लीगल एडवाइज़र। इसका ये हरगिज़ मतलब नहीं है कि नीचे वाले नहीं रख सकते। अगर आपका 10 रुपये पेड अप कैपिटल है फिर भी रख सकते हो लीगल एडवाइज़र, आपकी मर्जी है। ठीक है, लेकिन 7.5 मिलियन पेड अप कैपिटल हो, चाहे कोई भी कंपनी हो, प्राइवेट हो, SMC हो, लिस्टेड अनलिस्टेड व्हाटएवर, आपका लीगल एडवाइज़र होना लाजमी है। ये एक प्रैक्टिकल जो है एक एस्पेक्ट है चीज़ का, वो मैंने आपको बताया। बहुत से लोगों को इवन आर्टिकल्स कर जाते हैं, उनको नहीं पता होता। ठीक है, तो ये पता होनी चाहिए ये चीज़ें, क्योंकि देखें जब तक हमें तमाम तर रेलेवेंट लॉज का नहीं ना पता, हम ऑडिट नहीं तगड़ा कर सकते। हमें सब पता होना चाहिए कि भाई मिनिमम वेज मुल्क में क्या चल रहा है। अच्छा, टैक्स वाले क्या कहते हैं, कितने पैसे आप कैश में दे सकते हैं, किससे ज़्यादा आप बैंक के थ्रू देंगे। हमने भाई सारा कुछ देखना है। हमें IFRS सारे आते होने चाहिए। हमें फिर कंपनीज एक्ट आता होना चाहिए, 4th स्केड्यूल 5th स्केड्यूल, उसके हमें रिक्वायरमेंट सारी पता होंगे, कौन कौन से डिस्क्लोजर लगने हैं। आमतौर पर उनकी चेकलिस्ट बनी होती है कि जब आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना लेते हो, क्लाइंट बना लेते हैं, तो आप ऑडिटर जो है वो चेकलिस्ट रन करता है उसके ऊपर, यार कि सारे चेक मैं देखूंगा फलां चीज़ें इसी तरह डिस्क्लोज की हुई हैं जैसे कि इन्होंने ये रिक्वायर किया हुआ है। ठीक है, तो मतलब है कि ये शुगल नहीं है कि सिर्फ आपको थोड़ी बहुत अकाउंटिंग आती है आप मुंह उठा के ऑडिट करने चले हैं। भाई उसमें ऐसी ऐसी बातें आ रही हैं कि आप वहाँ पे फेल हो सकते हैं। ठीक है, प्रैक्टिकली भी तो थोड़ा सा हमें हर तरह का नॉलेज होना चाहिए। इसलिए कहते हैं कि प्लानिंग जब हमने पढ़ी थी, हमने बहुत स्लो पढ़ी थी प्लानिंग। सही है, वो रीज़न क्या थी कि प्लानिंग बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। प्लानिंग गलत हो गई है, सब कुछ आगे गलत है। अगर आपको क्लाइंट की अंडरस्टैंडिंग ही नहीं पता, उसके एनवायरनमेंट का नहीं पता, उसके जो रेगुलेटरी फ्रेमवर्क्स उसके ऊपर लग रहे हैं, जो रेगुलेशंस लग रही हैं, जो रेलिवेंट इदारे लग रहे हैं, आपको उन्हीं का नहीं पता, उनकी रिक्वायरमेंट का नहीं पता, खाक करना है भाई ऑडिट। फिर तो जो क्लाइंट बता रहे हैं बस उसी के मुताबिक कर सकते हो। ठीक है, चलें जी, इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे कल इंशाल्लाह फिर हम डिस्कस कर लेंगे नॉन करंट लायबिलिटी एंड ऑडिट ऑफ इक्विटी, ये दोनों चीज़ें कर लेंगे। फिर एंड पे इनकम स्टेटमेंट के थोड़ा सा उन्होंने बस क्विकली बताया एजर्शंस का, वो इंशाल्लाह देख लेंगे। चलें इंशाल्लाह मिलते हैं कल। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।